वो बाद में करेंगे, अभी मुझे सर अकील की याद नहीं देता, पास है। चले सर आ जाए, बिस्मिल्लाह करेंगे और क्विकली में मेरा बच्चा मैं रिवाइज कराऊंगा आपको अब तक जो हमने पढ़ चुका है और फिर हम बढ़ेंगे आगे। और आज की क्लास में सॉल्ट ऑफ आपको दिमाग टेस्टिंग होगी। लास्ट टेस्टेड क्वेश्चन विंटर 2019 में जो आया था वो करेंगे, क्योंकि मेरा बच्चा याद रखें इंशाल्लाह क्लास में सीखना है कि पास कैसे होना है, क्योंकि अक्सर अगर हमने क्लास में नहीं सीखा ना कि पास कैसे होना है तो यकीन माने बड़ा मसला हो जाएगा। क्लास में सीखना बहुत ज़रूरी है। FAR है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, FAR2 को मल्टीप्लाई बाय 10 कर लो सिंपल अल्फाज में। सही है सर। और याद रखो अब आपसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हैं तुम लोग इंशाल्लाह। अब मैं जब FAR पढ़ाता हूँ तो इस नीयत से पढ़ाता हूँ कि इंशाल्लाह तुम लोग दुनिया के जब कोने कोने में जाओगे तो दुआएं दोगे और तुम्हें मतलब वहाँ पर ये चीज़ें काम आएंगी और तुम लोगों का मतलब एक पाकिस्तान का ICAP का इंशाल्लाह नाम रोशन करोगे जब तुम्हारी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होगी। सर यकीन माने मैं आपको सच बता दूं, जिस किस्म की चीज़ें माशाल्लाह हम यहाँ पर कर रहे होते हैं ना दुनिया भर की अकाउंटिंग बॉडी में ऐसे सवालात, तुम अगर अपना इम्पेयरमेंट के सवाल जो तुमने पिछली क्लास में किया वो मैंने कहा ना मैं चाहता तो नहीं करा था और बच्चे के अच्छे को भी पता नहीं चलता कि ये भी सवाल है, लेकिन क्यों करवाया मैंने कहा ताकि यार इंशाल्लाह पेपर में दुआएं भी दो और तुम ये सवाल उठा कर किसी भी ACC वाले बच्चे को दे दो, हराम है कि वो कर पाए, ये मेरी गारंटी है। क्यों सर? इसलिए क्योंकि सर वो वहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं इस लेवल की टेस्टिंग की। सही है, वहाँ पर इस लेवल की टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। मैं अक्सर ACC के टीचर से कोई चीज़ डिस्कस करता हूँ ना तो वो कहते हैं कि यार ये चीज़ नहीं पूछ, क्यों? बोलते हैं यार ये हमारे ACC में तो है नहीं, जब है नहीं तो हम ना पढ़ाते ना पढ़ते हैं। लेकिन सर सही है सर, तो हमने कहा अगर कोई चीज़ ना हो तो हम क्यों पढ़ें। चले सर अब आऊँगा, एक मिनट रुक जा अभी, अब आएंगे हमने सर क्विकली हमने कहा रिवाइज करेंगे इम्पेयरमेंट। अब तक जो हमने पढ़ा था इम्पेयरमेंट कब होती है, जब कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन रिकवर। सर क्या इम्पेयरमेंट टेस्टिंग हर साल जरूरी है? नहीं, हमने कहा सिर्फ कुछ एसेट की जरूरी है जैसे इंटेंजिबल नॉट येट अवेलेबल फॉर यूज और इंटेंजिबल विद इंडेफिनेट और CGU जिसको गुडविल एलोकेटेड हो, है ना सर। सर फिर हम आगे बढ़े थे, हमने क्या पढ़ा था सर, बाकी की कब इम्पेयरमेंट टेस्टिंग होती है? हमने कहा जब जब इंडिकेटर्स एग्जिस्ट करते हैं तब तब इम्पेयरमेंट टेस्टिंग हो जाती है। सर फिर मैं और आगे बढ़ा था और मैंने क्या पढ़ा था जल्दी बताओ। हमने पढ़ा था सर रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट का रिवर्सल हमने कहा कैसे होता है, तो हमने कहा जब रिवर्स करोगे तो हमने कहा इम्पेयरमेंट के रिवर्सल के बाद याद रखना कि जितनी चार्ज किए सिंपल अल्फाज में उससे ज्यादा रिवर्स नेट ऑफ डेप्रिसिएशन बेनिफिट, जैसे कि हम देख चुके थे रिवैल्यूएशन में भी, है ना सर। सर फिर हम और आगे बढ़े थे, मजीद आगे बढ़ते हुए हमने क्या पढ़ा था सर, हमने पढ़ा था कैश जनरेटिंग यूनिट, वो स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ एसेट जो कि आपको कैश जनरेट करके दे सकते हैं, जैसे यूनिलीवर के लिए जेड स्पॉट फतेह अली केमिकल्स CGU विद गुडविल और जेड स्पॉट CGU विदाउट। सर अगर विद गुडविल वाला है तो हमने कहा उसमें सबसे पहले स्पेसिफिक एसेट जो होगा इंपेयर्ड होगा उसको करेंगे, उसके बाद गुडविल को, इसके बाद रिमेनिंग एसेट्स को। और विदाउट गुडविल होगा तो सबसे पहले हमने कहा स्पेसिफिक और फिर बाकी एसेट्स को बेस्ड ऑन कैरिंग अमाउंट। लेकिन इंपेयरमेंट करते हुए एक बात का ख्याल रखना है कि आफ्टर इंपेयरमेंट कैरिंग अमाउंट शुड नॉट बी लेस देन रिकवरेबल अमाउंट, है ना सर। फेयर वैल्यू हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल वैल्यू इन यूज, और तो सिंपल अल्फाज में रिकवरेबल अमाउंट। सर फिर मैं और आगे बढ़ा था, मैंने पढ़ा सर गुडविल बास मरतबा एलोकेबल टू होती है इंडिविजुअल CGUs को और बास मरतबा नहीं होती। सर अगर गुडविल एलोकेबल टू इंडिविजुअल CGUs को है तो हमने कहा एलोकेट करेंगे और नॉर्मल इंपेयरमेंट, अगर एलोकेबल नहीं है तो क्या करेंगे, सबसे पहले CGU अंडर कंसीडरेशन विदाउट गुडविल इसको इंपेयर करेंगे, रिमेनिंग अमाउंट को बाकी CGUs और गुडविल में गुडविल पहले उड़ेगी फिर बाकी CGUs कैरिंग अमाउंट की बेसिस पर। सर इसी तरीके से हमने पढ़ा था कॉर्पोरेट एसेट क्या होते हैं, अवारी टावर्स की बिल्डिंग से यूनिलीवर। हमने कहा अब ये क्या है, कॉर्पोरेट एसेट है। अब हमने कहा सर कॉर्पोरेट एसेट को हम कैसे इंपेयर करते हैं, हमने कहा कॉर्पोरेट एसेट को हम इंपेयर करते हैं वही अगर एलोकेबल है तो जिंदगी गुलजार है, सही है। CGU को अफेक्टेड को करते हैं उसमें गुडविल फिर बाकी तमाम एसेट्स इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट। लेकिन अगर एलोकेबल नहीं है तो पहले CGU अंडर कंसिडरेशन या अफेक्टेड CGU, उसके बाद तमाम को इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट एसेट्स। अब सर एक मेरा मासूमाना सवाल है, सुनना जरा, इसको जरा दिमाग के अपने चारों तबक पांचों तबक जितने भी तबक हैं वो रोशन करना और मुझे बताना सर एक कंपनी एक्स है, सुनना भैया, कंपनी एक्स है, उसकी 3 सब्सिडरीज है ABC, मतलब 3 CGUs हैं, ये 3 डिफरेंट, और हमने कहा सर उसके कॉर्पोरेट एसेट्स हैं। अब उसने कहा कि यार मेरे कॉर्पोरेट एसेट्स भी 2 तरह के हैं, कॉर्पोरेट एसेट्स भी M और N। अब इसने कहा यार जो M वाले कॉर्पोरेट एसेट्स है ना, सुनना थोड़ी बात गौर से सुनना, ये थोड़ी टेक्निकल बात है। उसने कहा यार जो M वाले कॉर्पोरेट एसेट्स है ना
ये एम वाले कॉर्पोरेट एसेट्स सिर्फ और सिर्फ ए और बी यूज करते हैं। एम वाले कॉर्पोरेट एसेट सिर्फ और सिर्फ, बाकी एन वाले ए भी करता है, बी भी करता है और सी भी करता है। सही है सर। अब अगर सवाल में वो ये शरारत हो जाए, भाई ऐसा हो सकता है ना, यूनिलीवर का एक सेल्स रीजन था, उसने कहा सेल्स रीजन वैसे तो हेड ऑफिस सबके लिए यूज है, लेकिन लाहौर का जो सेल्स रीजन है वो सिर्फ फूड्स और आइसक्रीम यूज करते हैं, फूड्स और रिफ्रेशमेंट्स, बाकी उसका ताल्लुक पर्सनल केयर और होम केयर से नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे? तो अब सर इसका तरीका क्या होगा? सोचो, दिमाग में सिचुएशन बनाओ, क्या करोगे? ऑनलाइन वाले बच्चों आप भी क्या करोगे? सवाल समझे? उसने कहा कॉर्पोरेट एसेट सारे हैं, एक कैटेगरी ऑफ कॉर्पोरेट एसेट सिर्फ दो इनके अंदर यूज होती है, ए और बी, ये फिर बाकी तीनों में होती है। एम को ए और बी पे एलोकेट करेंगे और एन को तीनों पे करेंगे। ये तो पहला काम तुमने कर लिया। ये कब करोगे? जब तुम पूरे ओवरऑल सीजीओ की इंपेयरमेंट टेस्टिंग कर लोगे स्टेप 1 के तौर पे। सबसे पहले सीजीओ की इंपेयरमेंट टेस्टिंग करते हैं ना। अब जब इंडिविजुअल एसेट्स पे इंपेयरमेंट एलोकेशन की बारी आएगी तो क्या करोगे? सर तो कोई मसला ही नहीं। अब चले सर, सवाल ये मेरा, देखिए सुनिएगा, मेरा सवाल ये है, एम जो एक कॉर्पोरेट एसेट है वो सिर्फ ए और बी यूज करते हैं, एन ए बी सी करते हैं, तो हमने कहा एम सिर्फ ए और बी में एलोकेट होगा और एन ए बी सी तीनों में एलोकेट हो जाएगा। चलो ये केस तो सिंपल है ना, क्या हम यहाँ पे क्लियर है? ये केस सिंपल है। अब तक हमने केस बी आते हैं, वो कहते हैं एम बेनिफिट सिर्फ ए और बी को देता है, एन ए बी सी तीनों को देता है, लेकिन हम एलोकेट नहीं कर सकते कॉर्पोरेट एसेट को। आप क्या करोगे? नहीं, एलोकेट कर ही नहीं सकते, किसी भी बेसिस पे नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे? सर तो क्या करेंगे? इंपेयरमेंट को एलोकेट कर देंगे। चलें सर, मैं आपको इसका हल बता रहा हूँ। देखो सवाल समझना, सीन क्या है, एम और एन, एम ए और बी दोनों को बेनिफिट देता है, सी को नहीं देता, एन ए बी सी तीनों को देता है। अगर कॉर्पोरेट एसेट एलोकेबल हैं तो तुम एम को सिर्फ ए और बी में एलोकेट करोगे और एन को ए बी और सी तीनों में एलोकेट करोगे। क्या यहां तक हम क्लियर है? दूसरा 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 पॉइंट ये है, गौर से सुनना सर, ये तो एलोकेबल है, अगर नॉट एलोकेबल होगा तो मैं क्या करूंगा? अब नॉट एलोकेबल के केस में सुनना, सबसे पहले तुम सीजीयूज को विदाउट कॉर्पोरेट एसेट इंपेयरमेंट टेस्टिंग कर लोगे। दूसरे केस में जब आओगे ना तो ए और बी को विद एम लोगे, उसकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग करोगे, क्योंकि फिर उसके बाद जब दूसरा इंपेयरमेंट का राउंड हो जाएगा तो ए बी और सी तीनों को उठाओगे और फिर एन को मिलाकर उसकी क्या करोगे? एम एन को मिलाकर इंपेयरमेंट टेस्टिंग करोगे। सुनने में मुश्किल लग रहा है, करने में इतना मुश्किल, बट सर क्या करें, आईकेप के सवालात हैं। विंटर 19 लास्ट अटेम्प्ट थी जिसमें ये टेस्ट किया गया इंपेयरमेंट अलग से सवाल की, वरना क्या करता है 2 नंबर का किसी का एडजस्टमेंट घुसा दी, कहीं 2 नंबर की घुसा दी, ये उसका नॉर्मल है। लेकिन अलग से जब टेस्टिंग की बारी आई तो सवाल कौन सा सामने आया? विंटर 2019, सवाल का नाम था कोरोना। ताहिर के पास होगा? अच्छा ताहिर के पास नहीं है, वहाँ पर होगा, फैकल्टी रूम में जा, ये बेटा हैंड आउट बांट दे सबको, बल्कि एक मुझे ले लेगी। मैं अभी यहाँ पर भी शेयर कर रहा हूँ, सवाल में आप सबके साथ पढ़ूंगा मेरा बच्चा, सवाल में आप सबके पास साथ पढ़ूंगा, एंड आई वॉन्ट ईच वन ऑफ यू शुड अटेम्प्ट इट। खुद से करें, गलती से ना डरें सर, क्योंकि गलती तो होती रहती है, और कौन सा आपने जिंदगी में इससे पहले गलतियां नहीं की? सोचे तो सही, क्या कुछ गुल खिला चुके हैं आप आज तक। ग्रुप में भी बच्चों आ चुका है, मैं भी इसकी स्क्रीन शेयरिंग भी कर रहा हूँ। पहला पेज है भाई, अबे इसका अभी जो हैंड आउट दे रहा हूँ ये अलग से दे रहा हूँ, ये एक सॉर्ट ऑफ क्विज है, इसकी मार्किंग स्कीम भी है, और इस अटेम्प्ट में मुझे इसकी एग्जैक्ट परसेंटेज तो याद नहीं है कितनी है, अभी देख लूंगा। इस अटेम्प्ट में सबसे वर्स्ट अटेम्प्टेड क्वेश्चन था ये। और ये दिसंबर 2019 में, जब कोरोना आया नहीं था, एक अपने कोरोना के ऊपर सवाल बनाया, लेकिन सर ये वो कोरोना नहीं है, कोरोना एक करेंसी है, ये उसके ऊपर बनाया, क्योंकि इस अटेम्प्ट में आईकेप आपको पता है तफरियां तो कर रहा होता है, करेंसी की थीम थी। चले सर, सवाल आपके सामने है,
ऑनलाइन वाले बच्चों आपके भी सामने है। कितने नंबर का सवाल था? 20 नंबर का। कितने नंबर का? 8 + 10 + 2। सवाल आप सबके सामने है, सुकून से पढ़ेंगे और फिर करेंगे। मैं आपको अभी देखो, अभी मैं आपको पहले सवाल है साथ साथ पढ़ के बता रहा हूँ ताकि तुम्हें गाइडेंस मिले, बट यहाँ पर भी कैलकुलेशन बंद खुदारा किसी ने नहीं मारना। Corona Limited produces various nutrition products through its three production facilities located at Karachi, Lahore, and Peshawar. Each facility is considered as a separate cash generating unit. In May 2019, several contamination cases of KL's products were reported on social media as well as on TV channels. The adverse publicity badly affected all the production. Consequently, their sales were reduced by significantly. Therefore, KL introduced impairment test of all the CGUs as on 30 June 2019. KL does not have any intention to sell any CGU in near future. Following information was made available on 30 June 2019. Assets of CGUs Karachi, Lahore, Peshawar, carrying amount before impairment value in use or fair value less cost to sell. Number of years, remaining average useful life 10, 8 और 6, ये हमें क्यों दे रहा है? Weighted average. Corporate assets carrying amount before impairment remaining average useful life rupees in million 84 26 रुपये, सही है। नंबर ऑफ ईयर्स 15 और 5। हेड ऑफिस और प्रोडक्ट डेवलपमेंट, फिर कह रहा है ऑपरेशंस आर कंडक्टेड फ्रॉम द हेड ऑफिस प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर ऑफ सपोर्ट्स कराची एंड लाहौर फैसिलिटीज ओनली। पार्ट ए 8 नंबर का है, कितने मार्क्स का है? कंप्यूट कैरिंग amounts of CG each CGU and corporate asset after incorporating impairment losses under the following independent को underline करो कि दोनों अलग अलग situations हैं। एक situation relative carrying amount of CGUs are reasonable indication of the proportion of corporate assets devoted to each CGU। सिंपल अल्फाज में कह रहा है कि allocable हैं corporate assets, ये अलग है। पार्ट 2 में क्या कह रहा है? Carrying amount of the corporate asset cannot be allocated on a reasonable basis to the individual। कितने मार्क्स हैं? 10। सही है सर। अब एंड में कह रहा है ब्रीफली एक्सप्लेन व्हाई द टोटल इंपेयरमेंट लॉस इन ईच ऑफ द अबव सिचुएशन इज, ये हम बाद में देखते हैं। लेकिन सर ये जो 18 मार्क्स है ना, इनमें से मुझे बताओ इजी मार्क्स कौन से? 8 मार्क्स। क्यों सर 8 मार्क्स क्यों इजी है? एलोकेबल है, आपको पता है एलोकेट कैसे होते हैं यार, है ना, आपको पता है, सिंपल लगाना है, मुस्कुरा। और यहाँ पर अच्छी बात क्या है, किसी की इंडिविजुअल फेयर वैल्यू गिवन है हमें, तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल वाली चेकिंग भी नहीं है, समझ रहे हो? तो जिंदगी एकदम क्या हो जाएगी, गुलजार शुरू हो जाओ। ए और बी दोनों करना है, और ए आपसे पहले पेपर में करना सीखो, खुदारा मेरा बच्चा करना सीखो। नहीं आप लोग करेंगे फिर मैं बोर्ड पे करवाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ पहले आपका दिमाग तो चलना शुरू हो, आप तो चीज़ों को देख के करें। यकीन माने अगर मैं कराने लगूंगा ना और आपकी खुद से आदत नहीं, तो पेपर में सर फिर टाइम बहुत लग जाएगा आपको खुद से करने में। गलती से ना डरे सर, कौन सी पहली और कौन सी, सोचे तो सही। सर देखें, गलती से बिल्कुल नहीं डरना मेरा बच्चा, खुदाड़ा किसी को भी गलती से नहीं डरना, खुद से अटेम्प्ट करें, सब टाइम है आपके पास। गलती से बिल्कुल कोई भी नहीं डरेगा बच्चा, यकीन माने हमें क्लास में सीखना है हाउ टू अटेम्प्ट पेपर, सही है, और इंशाल्लाह आप सीख सकते हैं। चले सर, कितने लोगों ने यहाँ तक कर लिया? मैंने यहाँ तक कर लिया, खुद से किया,
सर आपका और मेरा थोड़ा सा एक इख्तिलाफ हो सकता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे, बाकी कोई इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए। और मैं आपको बता दूंगा इख्तिलाफ की वजह क्या है, मेरी लॉजिक क्या है। मेरी लॉजिक मेरे हिसाब से ज़्यादा रिलेवेंट है। आईकेप ने दोनों आंसर्स दिए, पर मैंने आईकेप को कहा तुमने जो पहला वाला आंसर दिया वो लॉजिकली गलत है, लॉजिकली गलत है। अब आईकेप आपको पता है मुझसे थोड़ा सा खफा भी होने लगा है कि सर आप हर चीज़ में कीड़े निकाल रहे हैं। तो मैंने कहा भाई मुझे बताओ ना, मैं हमेशा आईकेप को ये कहता हूँ कि यार तुम लोग तो आंसर बना देते हो भाई, बच्चों को समझाना हमें होता है। कल के अगर बच्चा मुझे आके कोई चीज़ को लॉजिकली आपने गलत आंसर बना दिया, मुझे टेस्ट बच्चे ने पूछ लिया, तो मैं कैसे डिफेंड करूं। अब आए सर आए, मेरा बच्चा पासिंग मार्क्स अप्रोच, बड़े गौर से सुनना, पासिंग मार्क्स अप्रोच, ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं सर 99% आपके सीनियर जिन्होंने भी पिछली अटेम्प्ट दी उन्होंने सवाल नहीं किया हुआ होगा। सही है सर, सही है सर, क्योंकि सर टीचर अगर ये अज्यूम करता है कि बच्चा घर से खुद करेगा तो बच्चा कुछ नहीं करता। आए सर आए, तो इसीलिए रिसेंट अटेम्प्ट के सवाल मेरा बच्चा बहुत जरूरी है। मैंने क्या किया, सवाल में क्या मुझे ये वैल्यूज दी हुई थी, पासिंग मार्क्स अप्रोच, मुझे पता है इंपेयरमेंट, सबसे पहले जब भी इंपेयरमेंट का सवाल आएगा विद सीजीयू, सबसे पहले सीजीयू की टेस्टिंग होगी, है ना सर, ये बात दिमाग में बिठा लो। सबसे पहले किसकी होगी, स्टेप्स, बच्चे परेशान, कॉस्टिंग लग रहा है ये वो, मैंने कहा नहीं भाई इसका स्टेप से सबसे पहले सीजीयू को टेस्ट करना है। सीजीयू लेवल पे मैं आया, कराची, लाहौर और सर 155, 115 और 169, मैंने ये तीन ले लिया। रिकवरेबल अमाउंट के लिए वैल्यूज गिवन थी, पासिंग मार्क्स अप्रोच का तकादा है जो सबसे इजी, मैंने कहा 8 में से 1-2 नंबर इसके होंगे वो पक्के करो। पहले तो ये उठा लिया ना मैंने कहा 1-2 नंबर तो फिर निकालने के होंगे। अब सुनना, अभी देखेंगे कितने नंबर थे इसकी मार्किंग स्कीम में। फिर मैं आया कैरिंग अमाउंट के लिए आया, 160, 100, 125 लाइव 10, 8, मैंने वेटेड एवरेज निकाली, यहां तक क्लियर है। हेड ऑफिस कितने का था, 84 का, एलोकेबल था, बेसिस अमाउंट मैंने वेटेड एवरेज पे कर लिया। अब बच्चा यहां पर परेशान है कि सर प्रोडक्ट डेवलपमेंट को आपने वेटेड एवरेज पे क्यों नहीं किया। अब इसके पीछे की लॉजिक क्या है सर, देखिए आईकेप ने पता है क्या किया, आईकेप ने इसको किया इस बेसिस पर है, लेकिन उसने आंसर में लिख दिया है कि ऑल्टरनेटिवली इसको कैरिंग अमाउंट की बेस पर भी कर सकता है। आईकेप ने क्या किया, वेटेड एवरेज की। मेरा कहना है कि यहाँ पे आईकेप लॉजिकली गलत है। भाई मैं वेटेड एवरेज करता क्यों, पिछली क्लास में बताया था, जब लाइफ ज्यादा होती है हमारे पास, और हमने कहा मतलब कॉर्पोरेट एसेट की लाइफ सीजीयू से ज्यादा होती है, ऐसा ही है। अब मुझे बताओ, अब इधर लॉजिकली सोचना, देखो अब तुम लोग छोटे बच्चे हो नहीं कि हमने तुम्हें रटा दिया, ये कर लो वो कर लो, एक्स कर लो वाई कर लो, क्या रटाते तो माँ भी नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ यहाँ पर याद रखना एक एक चीज का, तुम्हारा दिमाग बड़ा क्लियर हो। सर मुझे बताएं, सब अभी सवाल छोड़ के बताएं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट की लाइफ कितनी है, कराची और लाहौर की लाइफ कितनी है, 10 और 8 साल। तो अब मुझे बताओ ईमानदारी से बताओ क्या लॉजिकली अगर प्रोडक्ट डेवलपमेंट चलेगा ही 5 साल, कराची चलेगा 10 साल, लाहौर चलेगा 8 साल, तो भाई कराची और लाहौर को प्रोडक्ट डेवलपमेंट इक्वल ईयर्स बेनिफिट देगा, इक्वल ईयर्स के अंदर, है ना, दोनों को 5-5 साल देगा। तो सर अगर दोनों को 5-5 साल देगा तो मुझे एक बात बताओ लॉजिकली, मुझे इसको वेटेड एवरेज पे करना चाहिए या कैरिंग अमाउंट पे, क्योंकि वेटेड एवरेज में तो मैं इनकी लाइफ का इंपैक्ट ले लेता हूँ ना। अब आईकेप ने क्या किया है, कर दिया है वेटेड एवरेज के बेसिस पर, स्टेरिक बना के लिख दिया कैन बी ऑल्टरनेटिवली टेकन ऑन। मैंने कहा बेटा ये लेना कैरिंग अमाउंट पे चाहिए था, मैंने कहा ये लेना ही किस पे चाहिए था, कैरिंग अमाउंट पे। फिगर में फर्क आ रहा है ना सर, थोड़ा सा फर्क आ रहा है। आईकेप कहता है सर जाने दे 20 महीने, मैंने कहा देखो यार लॉजिक बच्चों को सही, लॉजिकली क्लियर हो सर सब, ऑनलाइन वाली आवाम क्या आप क्लियर हैं। मैं भी बताता हूँ। अच्छा सर फिर सुन लें भाई, मैंने आपको क्या बताया था पिछली क्लास में, हम वेटेड एवरेज क्यों करते हैं, क्योंकि हमने कहा कॉर्पोरेट एसेट की लाइफ ज्यादा है, कॉर्पोरेट एसेट सब एसेट्स को बेनिफिट देंगे, लेकिन कोई एसेट 8 साल के लिए बेनिफिट लेगा, कोई 10 के लिए लेगा, यही था। इसीलिए हमने क्या कहा था, हम वेटेड एवरेज कर लेते हैं ताकि इनकी लाइफ का इंपैक्ट भी आ जाए, ये कहा था हमने। यहाँ पर केस थोड़ा सा उल्टा है, क्या है सर, जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है ना उसकी लाइफ 5 साल है, लाहौर को बेनिफिट देता है, कराची को, लाहौर की लाइफ 8 साल है, और कराची की लाइफ कितनी है, इसका मतलब है प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो है वो इन दोनों को इक्वल नंबर ऑफ ईयर्स में बेनिफिट देगा, दोनों को 5-5 साल बेनिफिट देगा, यस और नो। अगर दोनों को 5-5 साल बेनिफिट देगा तो मुझे इसको वेटेड एवरेज अमाउंट से करना चाहिए था, नॉर्मल कैरिंग अमाउंट, नॉर्मल कैरिंग। वेटेड एवरेज से मैं क्यों मना कर रहा हूं, क्योंकि सर इसके अंदर लाइफ का इंपैक्ट शामिल है, इसके अंदर लाइफ का इंपैक्ट, और यहां पर प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्योंकि दोनों को इक्वल ईयर्स बेनिफिट देगा, अलग अलग ईयर्स बेनिफिट नहीं देगा, तो मुझे क्या करना था, विदाउट लाइफ इंपैक्ट इनको लेना चाहिए था। क्या मैं क्लियर हूं। तो सर मैंने क्या किया,
मैंने प्रोडक्ट डेवलपमेंट को इन दोनों में एलोकेट कर दिया, सही है। नीचे छोटी सी वर्किंग की आप भी कोशिश करें, पेपर में इसी किस्म की छोटी मोटी वर्किंग बताते रहें, बड़ी बड़ी वर्किंग करने की जरूरत, और टाइम ना हो तो आप इनको अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें बता दें। मैंने निकाल ली 3 चीजें, 155, 115, 169, और इनकी बेसिस पर मैंने कैरिंग अमाउंट डाली और मेरे पास आ गई इम्पेयरमेंट। कितनी आ रही है? हमने कहा सर इम्पेयरमेंट आ गई x माइनस वाई। यहां तक अब क्लियर है? अगला स्टेप क्या होगा? अब हमें कराची और लाहौर में एलोकेट, लेकिन इसमें एलोकेशन बहुत आसान है। क्यों आसान है? हमने कहा कोई फेयर वैल्यू वाला केस तो है ही नहीं। नमाज का ब्रेक लेते हैं, नमाज के ब्रेक के बाद हम एलोकेशन पेशावर को क्यों नहीं दे? बेटा उसने लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो है वो पेशावर को बेनिफिट नहीं देता है ना सर। एग्जामिनर फिर मार्क्स भी नहीं देगा अगर हम ऐसी हरकतें करेंगे तो। आए नमाज का ब्रेक लेते हैं हम और आगे बढ़ते हैं। नमाज के ब्रेक के बाद 15 मिनट में लास्ट क्लास में जो कराया था वो चल गया यार, ये मैं कुछ नहीं कहता। मेरा मानना है सारे टीचर काबिल एहतराम है। असल में बच्चा, थोड़ा सा मसला ये कि बच्चा जो है ना थोड़ा सा वो हो गया, हम टीचर्स नहीं आदतें बिगाड़ी हैं। बच्चा कहता है कि यार सब कुछ क्लास में हो, किसी टीचर ने ऐसा पढ़ाया नहीं था। मैं कहता हूँ कॉर्पोरेट लॉ की जो बच्चा आजकल बात कह रहा है, हाँ नहीं पढ़ाया होगा। वजह क्या है? वजह ये है कि भाई लोगों ने, मतलब मेरा मानना ये है कि जिसने की भी लोगों ने अभी तक कॉर्पोरेट, देखो सीए फाइनल का टीचर जो है ना वो इतना, हर टीचर इतना विलिंग नहीं होता कि इतनी मेहनत करे, इतने सवालात बनाए। और ख़ास तौर पे जो इस वक्त लॉ के टीचर्स मार्केट में लॉ पढ़ा रहे हैं ना, सही है, वो दोनों मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा काबिल है। मनाई साहब का तो कोई मैच ही नहीं है, मैं आपको सच बताऊं, रिजवान मनाई साहब का कोई मैच नहीं है। बट हाँ एक देखो एक फैक्टर है, मेरा मानना ये है कि मनाई साहब के पास एक्सपीरियंस बहुत है, लेकिन शायद अब वो माशाल्लाह कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इतने बिजी हैं और शायद उन्होंने उस ज़माने से जो पढ़ा हुआ है ना, तब वो उनको थोड़ा सा जो है ना, मैं कहता हूँ ना कि यार उनके पास शायद आउटसाइड क्लास इतना टाइम नहीं होगा कि उस किस्म के सवाल बनाए, सही है। और इसी तरीके से और कॉर्पोरेट लॉ के एग्जामिनर है सर फैसल अहमद साहब, सही है। तो अब सही है सर, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, कॉर्पोरेट लॉ जो है ना, ये सवाब पेपर मैंने भी देखा, सही है, मैं भी थोड़ा सा कॉर्पोरेट लॉ को स्टडी कर रहा हूँ, लेकिन कॉर्पोरेट लॉ का जब मैंने जितना देखा ना, उसके देखने के बाद मेरा मानना ये था कि अगर किसी ने मतलब मुश्किल से 15-20 सवालात इसके ऊपर अगर जो है ना बच्चों को उस किस्म के प्रैक्टिस करवा दी होते ना तो पेपर हो जाता। लेकिन कहीं भी नहीं, किसी ने ऐसा पढ़ाया नहीं, पढ़ाया सब ने सब कुछ है, सब कुछ है। बच्चे को इस काबिल होना चाहिए कि भाई खुद कुछ चीज़ें खुद प्रैक्टिस करे, कुछ चीज़ें खुद लिंकिंग करे। मैंने कहा ना सर, फाइनल स्टेज पर याद रखें, फाइनल स्टेज पर कॉर्पोरेट लॉ का पेपर में मेरा अपना मानना है, मेरा अपना मानना है सीए फाइनल के स्टेज पर इस वक्त सबसे मुश्किल जो पेपर पढ़ाना है ना वो कॉर्पोरेट लॉ, कॉर्पोरेट लॉ सर। वजह यह है कि उसके अंदर जब ओपन बुक है ना, लिंकिंग बहुत है। तो लिंकिंग का मतलब ये है कि टीचर को उससे पहले जो है ना बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। कुछ टीचर्स अभी तैयार हो रहे हैं कॉर्पोरेट लॉ के लिए, लेकिन वो अभी तक मेहनत कर रहे हैं। मोमेंट जिस दिन उनकी मेहनत खत्म हुई वो इंशाल्लाह उस दिन आएंगे, सही है सर। हाय अल्लाह, नहीं मनाई साहब से इंशाल्लाह क्लैश इसलिए नहीं आएगा फिलहाल, मतलब अगले 6 महीने तक तो मनाई साहब से मेरा कोई क्लैश नहीं है, अगले साल तक शायद आप कह लें। तो ये है क्योंकि मनाई साहब की क्लासें होती हैं बारात में, मनाई साहब रात में क्लासें लेते हैं। मेरी उनसे बात हुई थी 10:30 बजे, तो 10 साढ़े 10 बजे वो क्लासें लेते हैं। और तो मनाई साहब जब क्योंकि उनको भी पता है यार क्लासेज आते थे डिफरेंट टीचर से, तो वो 10:30 से 12 साढ़े 12 तक रहते हैं। लेकिन तो मनाई साहब के जो रात के टाइमिंग्स होंगे क्लास के, अभी कुछ बच्चे ले भी रहेंगे जो, मतलब ये तो उन्होंने कहा तो अब आपको उनसे क्लैश नहीं आ सकता, ये बात तो कंफर्म है। चलें सर, हम आ जाते हैं अपने सवाल पे। सब बच्चे नमाज पढ़ के आ गए। हमने कहा सर अब तक क्या किया हमने, सीजीयू वाइज टेस्टिंग कर ली थी। पहला स्टेप, जब भी सीजीयू आएगा सबसे पहले तुम सीजीयू वाइज टेस्टिंग के लिए डेटा बनाओगे। फेयर वैल्यू इन यूज, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल गिवन है सवाल में, तुमने क्या किया सर? सर पिछला सवाल जो हमने किया था विंटर 16, ये उससे इंटेंसिटी में काफी हल्का था, उसमें फेयर वैल्यू में घुमाया, 3 फेयर वैल्यू दे दी थी सब चीजें। हमने कहा सर बसेस वगैरह के, हमने कहा यहाँ पर जिंदगी एकदम गुलजार थी, रिकवरेबल अमाउंट दिया है, कैरिंग अमाउंट थी, कैरिंग अमाउंट में भी इसने कोई ज्यादा एसेट नहीं दिया, बस एक शरारत की, वो क्या थी, इसने कहा प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो है सिर्फ 2 को बेनिफिट देता है। अब हमने कहा अगर 2 को बेनिफिट देता है तो मेरे हिसाब से ज्यादा लॉजिकली करेक्ट ये है कि अगर वो 2 को बेनिफिट देता है और उसकी लाइफ क्या है 5 साल है, जबकि दोनों सीजी उसकी लाइफ उससे ज्यादा है, तो दोनों को ईयर्स के हिसाब से इक्वल मतलब
सेम ईयर्स ऑफ में बेनिफिट देगा, तो हमें इनको नॉर्मल कैरिंग अमाउंट की बेस पे एलोकेट करना चाहिए था। आईकेप ने अपने सोल्यूशन में क्या किया फिर बता दूं, आईकेप ने किया इसकी बेस पे एलोकेट है, यहाँ पे स्टेरिक डाल के लिख दिया कैन बी एलोकेटेड ऑन प्रोडक्ट डेवलपमेंट बेसिस। तो अगर आपने भी वो किया है तो आप आईकेप के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। मेरे हिसाब से ज्यादा लॉजिकली करेक्ट क्या है, ये है। हो सकता है मैंने आईकेप को इसके ऊपर पिन मार दिए, मैंने आईकेप को कहा कि यार आप मुझे खुद बताएं कि लॉजिकली मैं सही नहीं हूँ, तो हो सकता है आईकेप अगर अब कभी ये सवाल दे तो आईकेप अपने सोल्यूशन में यही वाला तरीका करे। तो बेटर क्या है, आपको इसी बेसिस पर करना है। दोनों आईकेप ने दोनों लिखा हुआ है, आईकेप ने अल्टरनेट सोल्यूशन करके दिया हुआ है। अभी हम इसके देखेंगे मार्क्स। सर अब हमने ये काम कर लिया, अगला काम क्या है जल्दी बताओ। हमने कहा कराची सिर्फ लाहौर, पिशावर में तो इंपेयरमेंट। हमने कहा आ जाए सर कैरिंग अमाउंट बिफोर इंपेयरमेंट कितनी है मेरा बच्चा, इंपेयरमेंट और कैरिंग अमाउंट आफ्टर इंपेयरमेंट। चले सर इधर देख लें, हमने कहा अदर एसेट्स हेड ऑफिस और प्रोडक्ट डेवलपमेंट। सर सबकी तवज्जो इधर, कॉपी कोई नहीं भाई, खुदारा कॉपी कोई नहीं करेगा मेरा बच्चा, सब इधर देख ले। अदर एसेट्स कितने आ गए सर हमारे पास कराची के, 160, हेड ऑफिस कराची का हिस्सा 42.67 और 16 टोटल 218.67। क्या हम क्लियर है, 218.67। हमें पता है कराची को भैया इंपेयरमेंट कितनी देनी है, 63.67 मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से कितनी है, 65। सही है, आप पूरी 65 करें कोई मसला नहीं सर। हमने कहा आ जाए सर, आ जाए इंपेयरमेंट पे आया मैं इसकी। सर क्या यहाँ पे फेयर वैल्यू वाली कोई पकड़ाट है, तो हमने कहा जितनी इंपेयरमेंट भाई बन रही है डालो इनको। हमने कहा 160 डिवाइडेड बाई 218 पॉइंट। सर ये वर्किंग टाइम हो तो शो कर दें, ना हो तो ना करें, कोई मसला नहीं। मैं समझाने के लिए कर रहा हूं ताकि जब आप, मैं बोर्ड पर पहली क्लास में कहा, मैं ये नहीं कहता कि हर सवाल वापस करो घर पे जाके, बट एक दफा घुमाते हुए ये देखो कि सर ने कौन सी चीजें इजाफी लिखी हैं जिनको मैं पेपर में अवॉइड कर सकता हूं, वो भी काफी है। चले सर 46 पॉइंट इस हिसाब से चलें सर, अब बताएं कितनी आ गई है, 12 पॉइंट। चलिए सर मेरे हिसाब से बताएं, अच्छा 12.42 और ये 4.6। जल्दी से कैरिंग अमाउंट आफ्टर इंपेयरमेंट, जल्दी जल्दी जल्दी। 113.4, 30.25, 11.4, टोटल 155। हमने कहा कराची के बाद किसका नंबर आता है इस मुल्क में, कराची से पहले आ सकता है। सर पीएसएल में देखें आप लोग कहाँ हैं यार, सर कोई मसला नहीं। इस दफा जिस तरीके से ये लोग चल रहे, वेस्ट इंडीज वालों को राशिद खान तो समझ में ही नहीं आ रहा, अरे वो जिस तरीके से उस दिन विकेट ली है। चलें सर आ जाए, आए सर आए, चलें सर आ जाए आ जाए आ जाए। लाहौर 121.33। चले जी, ये आपके हिसाब से, अच्छा ये आपके हिसाब से 8.6 है, मेरे हिसाब से तो ये है ना यार, क्या हो गया 130। इंपेयरमेंट कितनी आ रही है भाई, 16.33 आ रही है इंपेयरमेंट, 115 पे लाना है, 12.43, 2 पॉइंट 1 पॉइंट, वाह भाई वाह।
चलें सर 87.57 18 पॉइंट और 8.75। तो हमने कहा सर कराची लाहौर इम्पेयर हुए और उनका आंसर ये हुआ। ये कितने मार्क्स का था ये हिस्सा? 8 मार्क्स का था। कितने मेरे बच्चों के 8 मार्क्स पक्के हैं? अगर आपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट दूसरे तरीके से किया है तो भी आपके पक्के हैं। हाँ रुकें जरा, सब्र करें। पहले पहले अगर किसी को एक कॉपी करना है तो कॉपी करें, जब तक मैं इसके आपको मार्किंग स्कीम बताता हूँ। क्योंकि सर क्लास में मार्किंग स्कीम नहीं देखेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा ना कि पेपर में किस चीज़ के कितने मार्क्स हैं। आदत कैसे, पेपर का डर कैसे निकलेगा, और डर के आगे क्या चीज़ है? चाय पानी ला देते हैं प्लीज यार। सर इस तो कुछ बना देता हूँ, पानी तो ला देता राशिद को बुला लेना। चल चलें सर, इस सवाल की अगर मैं आपको मार्किंग स्कीम बताऊं, इधर देख लें। एज पर एग्जामिनर विंटर 19 का सवाल है। एज पर एग्जामिनर 1.5 मार्क्स सिर्फ इस चीज के थे 9 में से। 1.5 मार्क्स इसके थे। बाकी इसने कहा इम्पेयरमेंट को एलोकेट करने के, सॉरी हमने कहा इम्पेयरमेंट को एलोकेट करने के, इसने इन चीजों से कहा इम्पेयरमेंट को एलोकेट करने के। भैया इसने कहा ये वाली चीज के जो अल्टीमेट आपने फाइनल फिगर निकाली इसके आए, इसने कहा 2.5 मार्क्स। और इसने कहा एलोकेशन ऑफ कॉर्पोरेट एसेट्स टू सीजीयू, कितने मार्क्स थे? 4 मार्क्स। सही है सर, मतलब इसके अंदर सिर्फ ये 2 चीजें तो हमने कहा मेन है, वरना इन सब की कैलकुलेशन भी मैटर करती है। तो हमने कहा सर 8 मार्क्स तो ये थे इस सवाल के। क्या हम आगे आगे बढ़े? बताऊं, अगर आप स्मार्ट बच्चे हैं ना, मैं अगर पेपर में हूँ शायद, देखो मुझे भी तुम लोगों को समझाना है, लेकिन मैं अगर पेपर में हूँ ना तो मैं इस स्टेप को इसके साथ ही मिलाऊँ। समझ रहे हो इसको? मतलब कैरिंग अमाउंट वाली चीज तो आपने कर ही ली, मतलब आप इन सब इसको अल्टीमेटली आप एलोकेशन भी कर दें हर एसेट के बेस पर। वो थोड़ा सोचे कैसे होगा। कुछ बच्चे क्लास के कर चुके हैं, लेकिन आप भी जरा सोचें कैसे होगा वो। ठीक है सर, तो टाइम मैनेजमेंट आपने सीखनी है। देखिए मैं समझाने के लिए जो है ना चीज़ें आपको, जब मैं लेकिन क्विज लूंगा ना तो उसके बाद जो उसका सजेस्टिव सोल्यूशन होगा उसमें बताऊंगा टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से कैसे करना है। अभी आप समझने पे सर ज़्यादा ध्यान दें और ये सोचें घर पे जाके रिवीजन में सिर्फ कैलकुलेटर पे सवाल करना है। आए सर, आए पार्ट 2 पे आ जाएं। पार्ट 2 में तो असल मार्क्स हैं 10 मार्क्स, लेकिन आप यकीन माने पार्ट 2 में भी इजी मार्क्स जी खुद ट्राई करने के लिए दूंगा आपको टाइम का। आप क्यों टेंशन लेते हैं? लेकिन पहले मैं आपको ज़रा इसमें गाइड तो कर दूं। थोड़ा सा धक्का तो लगाना पड़ेगा ना सर। बेटा वो असल रिक्वायरमेंट के लिए टेंशन ना ले। हमने कहा कि उसने बेसिकली कहा पार्ट 2 की करूँगी, पार्ट 1 की तो कुछ करेगा आगे। असल रिक्वायरमेंट में क्या कह रहा है बेसिकली,
आफ्टर बेसिक जो असल रिक्वायरमेंट है ना, जो हमने स्टेप नंबर 3 किया ना, ये असल रिक्वायरमेंट थी, कंप्यूट कैरिंग अमाउंट ऑफ ईच सीजीयू आफ्टर एलोकेटिंग। सर इसका पार्ट 2 बड़ा इंटरेस्टिंग है, कह रहा है कैरिंग अमाउंट ऑफ द कॉर्पोरेट एसेट्स कैन नॉट बी एलोकेटेड ऑन अ बेसिस टू इंडिविजुअल सीजीयू। जब आप सुनना सर, अगर कैरिंग अमाउंट कॉर्पोरेट एसेट्स का रीजनल बेसिस पे सीजीयू उसके ऊपर नहीं एलोकेट हो सकता, तो आप क्या करेंगे? अब आप क्या, आपकी जिंदगी सुनिएगा गुलजार कैसे क्या कहता है, ये इसके बारे में नॉर्मल रूल क्या है, कॉर्पोरेट एसेट को हटा के अफेक्टेड सीजीयू को चेक करो, यही कहता है। अब मेरे पास क्या यहाँ पे मुझे पता है अफेक्टेड सीजीयू कौन सा है? नहीं सर, मुझे ये पता ही नहीं है कि अफेक्टेड सीजीयू कौन सा है। सवाल शुरू, अब आप जीरो से शुरू, तो अब आप पहले इसी किस्म की वर्किंग करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपकी जिंदगी बहुत गुलजार है। क्यों गुलजार है? कैरिंग अमाउंट आपको देखना है, एलोकेशन के बगैर देखना है कौन सा सीजीयू इम्पेयर हो रहा है। पहला स्टेप आप ये करेंगे, फिर उसमें जो सीजीयू इम्पेयर हो रहा होगा आपने कहा बढ़िया है। जब आप दूसरे स्टेप पे आएंगे ना, तो आप लेंगे कराची और लाहौर, उसके बाद आप उसमें ऐड करेंगे प्रोडक्ट डेवलपमेंट, और फिर देखेंगे टोटल इम्पेयरमेंट कितने की आ रही है। फिर जब आप तीसरे स्टेप पे आएंगे, स्टेप 2 करने के बाद, प्रोडक्ट डेवलपमेंट वगैरह को ऐड करने के बाद, इम्पेयर करने के बाद, तो आप तीसरे स्टेप पे क्या करेंगे? कराची, लाहौर, पेशावर, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जो इम्पेयरमेंट के बाद का अमाउंट बचा होगा, और फिर क्या लेंगे? हेड ऑफिस। उसने कहा था ना ओवरऑल बेसिस पर हमें देखना होता है, ओवरऑल बेसिस के लिए। तो सर इसका जो पार्ट बी था ना वो मुश्किल था, लेकिन याद रखो जिन पेपर में यही होगा नरम गरम। उसने पार्ट ए में कहा मार्क्स उठाओ, वो भी वो बच्चा जो कि विंटर 2016 करके आया। जिसने विंटर 2016 नहीं किया था ना, उसकी वाट लग चुकी थी इस पेपर सवाल में। सही है सर? इस सवाल, तो सर जल्दी से इस सवाल का पार्ट भी आप लोग करना शुरू हो जाए। मैंने अभी जो बताया उसी गाइडलाइन के हिसाब से 1 2 3 करके करें, उसके बाद इंडिविजुअल एसेट की इंपेयरमेंट पे इस पे बाद में आएगा, वो बड़ा सिंपल है, कोई टेंशन नहीं। दो में अभी एलोकेट नहीं करेंगे ना, जरा तो आप आगे बढ़ेंगे आपको कुछ समझ में आएगा। पार्ट ए में सर किसी को कोई मसला तो पूछ सकते हैं, ऑनलाइन वाले बच्चों भी। फिर पार्ट बी, क्योंकि असल मार्क्स पार्ट बी के, और मैं आपको बताऊंगा पार्ट बी में मार्क्स कैसे निकालेंगे। पार्ट बी में इसने मार्क्स भी दिए, फर्स्ट इंपेयरमेंट एंड इट्स एलोकेशन, सेकंड इंपेयरमेंट टेस्टिंग एंड इट्स एलोकेशन, थर्ड इंपेयरमेंट टेस्टिंग एंड इट्स एलोकेशन। पहला इसने मार्किंग स्कीम में भी, लेकिन आपको निकालना है। चलें सर, पार्ट बी ट्राई जरूर करें सब, बिस्मिल्लाह पढ़ के, टेंशन ना लें। सर देखें, अगर इस किस्म के सवाल हमने नहीं किए ना, तो पेपर में मेरा बच्चा मसला होगा आपको, और सर बिल्कुल नहीं चाहता कि आपको पेपर में मसला हो। तो खुदारा क्लास में करें डरे बगैर। आप यकीन माने आप कर सकते हैं, पासिंग मार्क्स तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लूँगा मैं। ये मिटाऊं? खुद से करे मेरा बच्चा, खुद से करे। सर जो समझ में आए ना करते जाएं, बिल्कुल घबराए बगैर। देखें सर, सीए फाइनल के पेपर हैं, यही क्लास में ही सीखें, एफएफआर में ही, कि बीएफडी में भी फंसेंगे तो कैसे निकलना है। ज़्यादा पेपर में एक टिप बताऊं आपको, मैं आपको सच बताऊं, पेपर में एग्जामिनर कहता है, ये खुद कहता है कि बोला यार बच्चों को बोलो ज़्यादा सोचने में टाइम नहीं लगाया करो, मतलब दिमाग में जो चीज़ें आए उनको बस फ़ौरन से कंक्लूड करके आगे बढ़े। जो बच्चा ज़्यादा सोचता है ना वो ज़्यादा फंसता है। सोचे नहीं।
कितनी आ रही हेड ऑफिस प्रोडक्ट से? थर्ड राउंड में कितनी आ रही है इम्पेयरमेंट? चले सर, ये देखें अब सवाल चल रहा है। एक आदमी पूछा इलियास सईद कैसी फर्म? यार अभी अभी लाहौर में इसका नाम बहुत है, लाहौर में इसका नाम बहुत है। कराची में इसका हाल बिल्कुल मेरी फर्म जैसा है, अभी अभी इस्टेब्लिश, मतलब इसको ज़्यादा टाइम शायद नहीं हुआ इस्टेब्लिश हुए हुए, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, बट कुछ फर्म्स का लाहौर में बहुत ज़्यादा नाम है। चले जी चले सर, आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। अब सबकी तवज्जो इधर। इसके कितने मार्क्स थे भाई? पासिंग मार्क्स 20 नंबर का सवाल था, कितने नंबर चाहिए थे? पहले पार्ट से 8 और इसके कितने निकाल दिए तुमने? 2। तो सर ये यकीन माने बा खुदा एग्जामिनर महाशरे हमें यही कहते हैं कि यार बच्चों को बोलो हर सवाल में छक्का नहीं मारना होता, कुछ सवाल में सिर्फ पासिंग मार्क्स भी निकालने वाली अप्रोच रखें, कंसोलिडेशन मार्क्स देके जाएगा। सही है सर, लेकिन पार्ट यकीन मानो, ये मेरी तुम्हें गारंटी है, किसी भी ये एग्जामिनर इस बात को कंसीडर करता है कोई सवाल बिल्कुल अटपटा नहीं बनाएगा। अभी जिन बच्चों ने लीज का सवाल किया था 7, सही है, उसका जो आखिरी अटेम्प्ट का हमने सवाल किया था उसमें पार्ट ए में शरारती थी, लेकिन बी और सी कोई मुश्किल नहीं था। सही है सर, तो सर चीज़ें या हमने कहा तो वो चीज़ों को आसान रखता है बच्चा ही ना, वो समझता है पूरा सवाल खतरनाक है। सर भाई राउंड 1 में हमने कहा सबसे पहले ये मैं राउंड 1 राउंड 2 तो मैं जरूरी इस तरीके से तोड़ो, इसने मार्किंग स्कीम इस तरीके से दी तो मैंने इस तरीके से तोड़ा है। अब इधर देख लो सर, अगर इंपेयरमेंट एलोकेट नहीं हो सकती तो हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले सीजीयू लेवल पे जाते हैं। सही है, विदाउट कॉर्पोरेट एसेट विदाउट गुडविल। मैंने क्या किया, ये दोनों चीजें गिवन थी, पिछले सवाल से ही उठाई। अब कैरिंग अमाउंट में मैंने एलोकेट नहीं किया एसेट्स, मैंने विदाउट उसकी कैरिंग अमाउंट ली। मैंने कहा सिर्फ और सिर्फ कराची इंपेयर है, लाहौर और पेशावर पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया। यहां तक हम क्लियर है सर? अब हम यहाँ पर है, अब देखें यहाँ पर केस थोड़ा सा डिफरेंट है। इसने कहा यार जब इस किस्म का केस हो तो इस किस्म का कोई केस एज सच हमने कहा डिफाइन खास नहीं किया गया हमारे पास स्टैंडर्ड में कि भाई ऐसा हो तो एक सिर्फ 2 को बेनिफिट देता हो, लेकिन ये आईकेप के अपने दिमाग की शरारत थी और उसका दिमाग है वो शरारतें कर सकते हैं। बार बार कहता हूँ उसको पैसे बहुत मिलते हैं पेपर बनाने के। सही है, अब देखें ना लॉ का पेपर 2 दफ़ा बनाते हैं। सही है, कैफ के अंदर 2 दफ़ा, उसके अंदर 2 दफ़ा, उसकी रेम्यूनरेशन है 2 मिलियन। सही है सर, तो हमने कहा इसका और उसका मतलब नहीं कि रिव्यूअर को पूरा टाइम आईकेप में बैठना होता है। सही, साल की वो रिव्यूअर को चंद आवर्स कमिट करने होते हैं। तो आईकेप माशाल्लाह पैसा तो खर्च करता है पेपर बनाने में, क्योंकि उसको पता है रिकवरी हो जाएगी, है ना सर? उसको पता है उसका रिकवरी, तो जितना अच्छा टेक्निकल रिव्यूअर होगा उतनी अच्छी रिकवरी बना के देगा, तो आप टेंशन ना ले। पहला स्टेप हो गया। यकीन माने मेरा बच्चा, मैं गारंटी से कहता हूँ अपने सीनियर से पूछेगा जिन्होंने पिछले अटेम्प्ट में दिया है ना, या जिनके अभी 6 नंबर अटेम्प्ट होते हैं, उसने सवाल किया तुमने कोरोना का? बोलेंगे नहीं किया, क्योंकि सर ये सवाल टेक्निकल है, बच्चा नहीं करता। और टीचर्स भी कुछ सोचते हैं भाई यार इसको समझाने में इतना टाइम लगेगा, जान दो। सही, कौन सा हर दफा आ जाता है ये। लेकिन हमें सर क्यों करना है? क्योंकि हमें सर इंशाल्लाह पेपर से आगे सोचना है कि यार इंशाल्लाह प्रैक्टिकल लाइफ में जाओ तो गालियां ना दे रहे हो कि सर ये मसाइल हैं। आए सर आए, अब सुनिएगा राउंड 2 में मैंने क्या किया, मैंने मसला किया, मैंने कहा यार कराची लाहौर को मैं इसलिए दूसरा राउंड ले रहा हूँ क्योंकि सर जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है ना, ये पीडी है, ये मैंने कहा कि यार ये एलोकेट तो हो नहीं सकती, लेकिन इसका एक और मसला है कि पेशावर और पेशावर वाली साइड को, पेशावर को बेनिफिट देती नहीं है। तो मैंने कहा यार एक काम ये करते हैं, कराची और लाहौर को लो पहले, कराची और लाहौर को लो पहले, और प्रोडक्ट डेवलपमेंट लो, और देखो तीनों का मिला के कैरिंग अमाउंट कितना बनता है। इसका 155 पे आ गया था कराची का, लाहौर का 100 पे, प्रोडक्ट डेवलपमेंट का 26 क्या 281। सही है, अब इधर देखना कैरिंग अमाउंट 281 था, रिकवरेबल अमाउंट इसने हमें किस किस का दिया हुआ है? इसने हमें सिर्फ और सिर्फ कराची और मतलब रिकवरेबल अमाउंट हमने कहा प्रोडक्ट डेवलपमेंट का कैलकुलेट नहीं हो सकता। तो अब हमने क्या किया, हमने कहा कराची का रिकवरेबल अमाउंट कितना है, लाहौर का टोटल, हमने कहा टोटल इन दोनों को माइनस किया, इन दोनों का 270 हुआ, 11 की क्या आ गई, इंपेयरमेंट आ गई। कितने की इंपेयरमेंट आ गई मेरा बच्चा? अगर इंपेयरमेंट 11 की आ गई मेरा बच्चा, सबकी तवज्जो इधर, सबकी तवज्जो इधर, अगर इंपेयरमेंट 11 की आ गई तब हमने कहा इसको एलोकेट करना है। एलोकेशन क्या किया, कराची भी क्या मैं मजीद इंपेयर कर सकता था, लाहौर पे कर सकता था? नहीं सर, क्यों नहीं? क्योंकि लाहौर का ऑलरेडी रिकवरेबल अमाउंट कितना है 115 है और इसका कैरिंग अमाउंट कितना था 100।
तो मैंने कहा सारी की सारी इंपेयरमेंट की हिट कौन खाएगा? हमने कहा सारी की सारी इंपेयरमेंट की हिट कौन खाएगा? प्रोडक्ट डेवलपमेंट को हमने हिट मारी, हमने कहा चल भाई तू 11 से इंपेयर है और ये हो गया 270 पे। लेकिन रुकिए, है ना सर, क्योंकि कराची मजीद हो नहीं सकता, वो ऑलरेडी अपने रिकवरेबल अमाउंट पे आ चुका है। लाहौर के केस में रिकवरेबल अमाउंट ऑलरेडी जो है कैरिंग अमाउंट से ज्यादा चल रही थी, तो उस पर भी मजीद इंपेयरमेंट नहीं जा सकती। तो सारी इंपेयरमेंट किस पे जाएगी? प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे। आगे आए, अब राउंड 3 में क्या मसला है? हमने कहा जब ये 11 की इंपेयरमेंट हमने दे दी ना प्रोडक्ट डेवलपमेंट को, अब हमने कहा मजीद हमें इंपेयरमेंट देनी है। अब हमने कराची की वैल्यू ली, लाहौर के लिए हमने सिर्फ इनकी वैल्यू कैरिंग अमाउंट के पर्पज के ले ली, हमें पता है इनके ऊपर इंपेयरमेंट नहीं आनी। प्रोडक्ट डेवलपमेंट की ये वाली वैल्यू ली, और पेशावर की जो अब तक नहीं आया था हमने, क्योंकि हमें क्या कहता है आईएस कहता है फिर आप तमाम सीजीयूज को लेंगे, अगर एलोकेबल नहीं है तो तमाम सीजीयूज विद कॉर्पोरेट एसेट लेंगे और फिर इंपेयरमेंट आप एलोकेट करेंगे। हमने कहा सर क्या हुआ, 125 और 84 जरा टोटल करें कितना हुआ? 479। अब आपने कहा सर मेरे कैरिंग अमाउंट आ गया 479। अब आपने कहा सर मैं इसका रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट करना चाहता हूं। हमने कहा बिल्कुल करो। रिकवरेबल अमाउंट किस किस का गिवन है हमारे पास? कराची, लाहौर और पेशावर का। कितना गिवन है भाई? हमने कहा 155 प्लस 115 169। तो कितने की इंपेयरमेंट आ गई है? 40 की। कितने की आ गई सर? तो हमने कहा सर अगर ये 40 की इंपेयरमेंट है तो अब हमने कहा 479 माइनस 40 कितना हुआ? 439। अब हमने कहा सर ये 439 की इंपेयरमेंट जो है इसको हमें 439 पे लाना है। 40 की इंपेयरमेंट में कराची को इंपेयर कर सकते हैं? नहीं। लाहौर को क्यों नहीं कर सकते? ऑलरेडी रिकवरेबल अमाउंट। पेशावर को कर सकते हैं? नहीं, ऑलरेडी रिकवरेबल अमाउंट क्या है? तो अब बेचारे कॉर्पोरेट एसेट आएंगे और ये इंपेयरमेंट भुगतेंगे। ये बचा 15 का था, ये कितने का बचा था? 84 का। हमने कहा इनकी बेसिस पे कर देते हैं भैया, इधर देख लो। हमने कहा 15 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 84 मल्टीप्लाई बाई कितना? कितना हो गया? 6 पॉइंट और ये 34। तो अब आप आफ्टर इंपेयरमेंट हमें बता दें कैरिंग अमाउंट कितनी आ गई? 950। टोटल बन रहा है 439। ऑलरेडी पहली दफा इंपेयरमेंट देखो, इंपेयरमेंट उसको जाएगी जिसकी कैरिंग अमाउंट रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा होगी। कराची को हमने राउंड 1 में इंपेयर किया तो इसके बाद कराची की कैरिंग अमाउंट उसके रिकवरेबल अमाउंट पे आ गई, उसके बाद मजीद गुंजाइश ही नहीं है। अच्छा, आईकेप ने पता क्या किया? मैं आपको आईकेप का बताता हूँ। आईकेप ने एक सोल्यूशन बिल्कुल हमारे जैसा किया, बिल्कुल हमारे जैसा किया। दूसरे में आईकेप ने कहा यार भाड़ मुझे बहुत मुश्किल सवाल हो गया। उसने हर सबके ऊपर कराची, लाहौर, पेशावर सबके ऊपर इंपेयरमेंट मार दी। सही है सर। उसने ऑल्टरनेट सोल्यूशन के नाम से दिया है और सबके ऊपर इंपेयरमेंट। मतलब इस सवाल के अगर आप पास पेपर देखेंगे कितने सोल्यूशन है? 2 सोल्यूशन है। सही है सर। अब ये मैंने आईकेप से पूछा है, मैंने कहा भाई ये मुझे समझाओ। आज ही मैंने पूछा, मैंने कहा आप मुझे समझाओ कि ये जो आपने दूसरी इंपेयरमेंट, ये दूसरा मेथड दिया, ये किस बेसिस पर किया? तो मुझे आईकेप ने पता है क्या जवाब, सामने जवाब क्या है बताएं? बड़ा हैरतअंगेज जवाब है। सामने जवाब आया कि सर हम देखते हैं वो पहले जो आपकी पहली वाली क्यूरी थी लीज से रिलेटेड, उसमें आप बताएं मुतमईन ही नहीं है। सही। तो अभी बोला इसमें नहीं खड़े, उन्होंने अच्छी बात है, सही बात कही, उन्होंने टाइम मांग लिया। उन्होंने कहा भैया हम आपको बताएंगे। मैंने कहा क्योंकि यार देखो पॉइंट इज दैट के 2 जगहों पे मुझे इख्तिलाफ था। एक तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट को जो पहले वाले केस में हमें करना चाहिए था, और दूसरे वाले केस में क्या इख्तिलाफ था? मैंने कहा देखो ये वाला रूल हमेशा प्रिवेल करेगा कि आफ्टर इंपेयरमेंट किसी भी सीजीयू की अमाउंट उसके रिकवरेबल अमाउंट से कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपने क्या किया? अगर आप इसका आईकेप का अभी भी वेबसाइट पे जाएं, इसका सोल्यूशन देखें, दूसरा सोल्यूशन तो ये किया। तो सर पेपर में अब मेरा पॉइंट क्या है? अब तो इंशाल्लाह आप अगर 2 सवाल विंटर 16 और विंटर 19 3 साल के वक्फे से आया, दिसंबर 22 किसकी अटेम्प्ट पे? दिसंबर 22 वाले अटेम्प्ट में अब इसका तीसरी दफा बनता है ना सर?
तो दिसंबर 22 वाली अटेम्प्ट में इम्पेयरमेंट तीसरी दफा एक्सपेक्टेड है। नहीं सर जरूरी नहीं कोई वो थोड़ी, लेकिन यहां तक है सर। किसी का कोई भी सवाल है? सर आ जाए, एक बच्चे का सवाल है सर, हम राउंड 2 में प्रोडक्ट डेवलपमेंट की जगह हेड ऑफिस भी तो नहीं बेटा, राउंड 2 में अगर हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट की जगह हेड ऑफिस लेते ना सर, तो हमने कहा थोड़ा सा इशू हो जाता। हमने कहा पहले उस एसिड को इम्पेयरमेंट प्रोडक्ट डेवलपमेंट को यहाँ पे हमें पता था 2 दफा इम्पेयरमेंट जानी है, एक दफा क्योंकि वो इन तीनों की मिलके जब हम कैरिंग अमाउंट को कंपेयर करेंगे तो, और दूसरी दफा सबके साथ मिलके। पहले सर राउंड 2 से पहले राउंड 3 कर तो सकते हैं, लेकिन शायद आपका थोड़ा सा इम्पेयरमेंट का आंसर वेरी करेगा। रुक जाए अभी बनाते हैं। अच्छा सर जल्दी से छापे इसको, मुझे पता है कर सकते, लेकिन मतलब लॉजिक के लिए भी थोड़ा सा मसला है, समझे बच्चे? तो सर ये सवाल ये देखो मेरी, मैं समझाता हूँ इसके पीछे, ये समझने की इसके पीछे वजह ये है कि भाई देखो इम्पेयरमेंट हमेशा होगी कैरिंग अमाउंट और रिकवरी अमाउंट का डिफरेंस है, सही है। अच्छा मसला ये है कि यहाँ पर मैं कैरिंग अमाउंट आफ्टर इम्पेयरमेंट लेता हूँ, इस कॉलम में रिकवरेबल अमाउंट नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि सर रिकवरेबल अमाउंट यहाँ पर बेसिकली मसला ये है कि लाहौर की ऑलरेडी ज्यादा है उसकी कैरिंग अमाउंट से, तो अगर हम बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने नॉर्मल तरीके से क्या किया, देखा कि भाई ओवरऑल बेसिस पर अगर मैं देखो इन तीनों की इम्पेयरमेंट टेस्टिंग हो रही है तो कैरिंग अमाउंट बन रही है 281। इनकी मैंने रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकाली, मैंने कराची और लाहौर की गिवन है, अगर कराची और लाहौर की गिवन है तो मैंने इन दोनों को क्या कर लिया सर, ऐड किया इनकी रिकवरेबल अमाउंट को 155 और 115। तो मुझे ये पता चल गया कि भाई 281 के बाद 11 की इम्पेयरमेंट आएगी और उसको इन तीनों में एलोकेट करना है। अब यहाँ पर बेचारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट गोली क्यों खाया, क्योंकि हमने कहा इसलिए खाया क्योंकि लाहौर ने कहा मैं नहीं खा सकता गोली, मैं ऑलरेडी कैरिंग अमाउंट, तो उसके बाद हमने कहा 15 की इंपेयरमेंट कहां गई, यहां पर गई। सही है सर, तो इसीलिए हमने ये जो कॉलम है ना ये रिकवरेबल अमाउंट को जरूरी नहीं रिप्रेजेंट करे आपके एग्जैक्ट सबके। क्या कह रहे हो, यहां भी जी सर। राउंड 2 हमने इसलिए अलग किया है क्योंकि हमने कहा राउंड 2 जो है ना मेरा चंदा, राउंड 2 के अंदर क्या मसला है, सिर्फ वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट ए और बी को बेनिफिट दे रहा है। एक सवाल आया सर मेरा दिल चाहा पहले मैं राउंड 3 करूं और फिर राउंड, मसला है सर थोड़ा सा आपको मसला हो जाएगा। राउंड 2 में भी हम, हाँ राउंड 2 में हम एलोकेट नहीं कर सकते प्रोडक्ट डेवलपमेंट को कराची और लाहौर में, लेकिन हमने कहा उसको एलोकेट तो नहीं कर सकते, लेकिन प्रोडक्ट डेवलपमेंट को मिला करके हमें टेस्टिंग तो करनी हो। जो कॉर्पोरेट एसिड का उसने दूसरा केस हमें कहा था ना कि सर अगर कॉर्पोरेट एसिड्स हैं और अगर एलोकेबल नहीं है तो आप फिर सीजीयूज को लो, तमाम सीजीयूज को लो विद कॉर्पोरेट एसिड, उसको टेस्ट करो। सही है सर, इम्पेयरमेंट टेस्टिंग तो ये यहाँ पर वही वाला कॉन्सेप्ट है। फर्क क्या है, यहाँ पर उसने थोड़ी सी और शरारत कर दी और उसने क्या किया, उसने एक इसको भी 2 हिस्सों में तोड़ दिया। उसने कहा 2 कॉर्पोरेट एसिड है, एक 2 को बेनिफिट देता है, एक 3 को बेनिफिट देता है। तो हमने कहा जो पहले 2 को बेनिफिट देता है उसको इम्पेयरमेंट एलोकेट करो और फिर बाकी 3 वाले को नहीं ना। हमने कहा बर्डन कॉर्पोरेट एसिड पे इसलिए आया कि वो उन दोनों को बेनिफिट दे रहा है। अभी इसका एक और सवाल है सर, कुछ बच्चे परेशान है, उन्होंने मुझसे अभी ब्रेक में भी सवाल पूछा, बोला सर एक बात बताएं कॉर्पोरेट एसिड की को हम क्यों एलोकेट कर रहे हैं, व्हाट्स द रीजन। तो मैंने कहा उसके पीछे का जवाब ये है कि सर अगर आप कंपनी में से सीजीयूज को हटा देना तो कॉर्पोरेट एसिड आपको कैश नहीं कमा सकते। यूनिलीवर में से अगर आप सारे ब्रांड बंद कर दें तो सिर्फ हेड ऑफिस रखें, हेड ऑफिस आपको क्या कैश कमा के देगा, नहीं कमा के दे सकता। सही है सर, तो इसीलिए कॉर्पोरेट एसिड क्योंकि बेनिफिट दे रहे होते हैं सीजीयू को, तो एक तरह से वो सीजीयू का ही पार्ट एंड पार्सल है। सही है सर, तो जब पार्ट एंड पार्सल है तो उनको सीजीयू के साथ गोली भी खानी पड़ेगी और बाज मर्तबा सीजीयू मना कर देंगे गोली खाने से तो वही बेचारे गोली खा रहे होंगे। नहीं सर, ऐसा हो नहीं सकता कभी भी कि अब आपको सबकी फेयर वैल्यू दे, क्योंकि फिर अगर वो सबकी फेयर वैल्यू देगा तो रिकवरेबल अमाउंट ऑलरेडी बढ़ जाएगी ना, समझ रहे हो। तो लिमिटिंग फैक्टर हो नहीं सकता। अगर उसने कॉर्पोरेट की भी फेयर वैल्यू दे दी होती, मैं उसको यहाँ पे ऐड करता तो ऑलरेडी रिकवरेबल अमाउंट बढ़ जाता। हाय
सर ये सिंगल राउंड में हो सकता है, मतलब मैंने जब इसको खुद सॉल्व किया ना, तो मैंने इसको अभी एक्सेल में सॉल्व किया हुआ था, तो मैंने इसको एक्सेल में दूसरे राउंड में ही कर दिया खुद, क्योंकि मुझे आइडिया था, मैंने डायरेक्ट कैलकुलेशन की। आप पेपर में इस किस्म का सवाल है तो उसको 3 राउंड में ही करें। सबसे पहले गुडविल को हिट लगती है। सर गुडविल के बारे में भी अगर हमें वो बताता तो क्या करते, लेकिन गुडविल इज समथिंग कि हम ये कभी नहीं कह सकता कंपनी कि यार गुडविल जो है वो सिर्फ 2 सीजीओ को बेनिफिट दे रही है, गुडविल हमेशा तीनों को बेनिफिट देती है, फिर हम गुडविल को करते हैं। हाँ, तो गुडविल में ये वाला केस नहीं होता। आए सर आए, अब मैं इसके मार्किंग स्कीम आपको पर इसकी एग्जामिनर कमेंट्स, इस पेपर का टोटल रिजल्ट कितना था बताओ? इस पेपर का टोटल रिजल्ट 31% था विंटर 2019 का। एग्जामिनर भैया का कहना था, इसके बाद अगली अटेम्प्ट हुई नहीं थी, कोरोना समर 20 विंटर 20 की अटेम्प्ट हुई, सही है सर, उसका रिजल्ट था 32%। अभी तीसरी हुई है जून की और इसका रिजल्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 25%। सही है सर, बच्चे की इसमें वाट लगी है, क्योंकि मैंने कहा ना कुछ टीचर्स ने फैक्टरिंग कराते नहीं थे IFRS 9 में, वो अनफॉर्चुनेटली आई ने पूछ ली। 20 नंबर का सवाल उस पर पड़ा और एक सवाल वैसे ही मुश्किल, तो अब बच्चा परेशान। देखो यहाँ पर पता है सबसे बड़ा मसला क्या है, यहाँ पर जिसकी ग्रेड ज्यादा है ना सर, 20 नंबर का सवाल अगर आप उसको हल्का करके गए ना, उसके ऊपर 20 नंबर का सवाल आया ना, तो आप 20 नंबर में बोल्ड हो गए। और यहाँ पर 5 सवाल 6 सवाल बहुत हैं पेपर में। सही है सर। अब आए मैं आपको इसके बता रहा हूं, इस सवाल का इस पेपर में भी सबसे बुरा रिजल्ट था, कितने परसेंट था? 17%। 17%, लेकिन मतलब 100 में से 17 बच्चों ने 10 नंबर लिए। क्या आप ले सकते थे? आराम से सर। पासिंग मार्क्स अप्रोच मेरा बच्चा नहीं लगाता। सही है सर, हमारा बच्चा पासिंग मार्क्स अप्रोच नहीं लगाता। चलें सर, अब मैं इसके जर्नल कमेंट्स पढ़ रहा हूं। मेरा बच्चा इधर देख लो, लोग जाए भी। सर पहले हम इसके जर्नल कमेंट्स पढ़ते हैं, क्या कह रहा है? ओवरऑल पासिंग रेशियो इन दिस पेपर इज डिक्लाइंड एज कंपेयर टू द लास्ट 2 रिजल्ट्स ऑफ 45% एंड 41%। ठीक है जी, क्यों हुआ? Respectively, examinees appear to have focused on selective study and displayed inadequate knowledge of IS 36, IS 36 and IFRS for SMEs, which was evident that from the fact that 40% of the examinees, 48% of the exam scored less than 15% mark in question 1, impairment and question 3। इसका मतलब ये है कि उसने कहा कि 48% एग्जामिनीज बोल्ड हुए हैं। फिर कह रहा है फर्दर expert examinees often spend extra time on completing the question on consolidation which affects their performance in the other question। कंसोलिडेशन का सवाल अटेम्प्ट करने पे बच्चा ज्यादा टाइम लगाता है, फैक्ट है, आता ही वही। चले, एग्जामिनीज आर देयरफॉर स्ट्रांगली एडवाइज, बोले खुदा के वास्ते हाथ जोड़ रहा हूं, टू मूव टू दी next question after they have spent reasonable time on a particular question. This would help them to attempt all the question in the paper. Many examinees secured good marks in 2 questions but failed to achieve reasonable marks in the remaining question। इसके मैं एग्जामिनर इस सवाल के कमेंट पढ़ रहा हूं। In A1, मतलब जो पहला पार्ट क्या था, carrying amount of product development center was allocated on all 3 CGUs. Further useful life was ignored while allocating कैरिंग अमाउंट ऑफ कॉर्पोरेट एसेट्स टू CGUs। ये हेड ऑफिस के केस में बात कर रहा है। फिर कह रहा है इन A2, हमने कहा इन A2 examinees had no idea of the correct approach to solve the question। Examinees often just calculated an overall impairment loss and did not perform impairment testing into 3 steps। फिर इसने आखिरी पॉइंट के बारे में कहा है जो अभी इसने किया था 1B was either not attempted, बच्चों ने 2 नंबर पे जा, सही है, BMI, or contained irrelevant points which resulted in। चले सर, यहां तक उम्मीद करता हूं मेरा सब बच्चा क्लियर है। अब मैं आपसे एक मासूमाना सवाल करूंगा। कौन सा सवाल करूंगा? यहां तक सर किसी का कोई सवाल है?
चलो इसके पहले लर्निंग आउटकम लिखो, फिर इसके पार्ट बी का जवाब तुम सब सोच के दोगे। इसका लर्निंग आउटकम लिखो, इसके ऊपर भी लिख दो लास्ट डे रिवीजन। इंपेयरमेंट में सिर्फ 2 सवाल लास्ट डे रिवीजन करवा रहा हूँ। कौन कौन से? विंटर 16 और विंटर 19। पिछली अटेम्प्ट में इंपेयरमेंट 2 अटेम्प्ट से इसने इस तरीके से नहीं छुआ, लेकिन उसको पता है जब जब आया है तब विंटर 16 में 11% रिजल्ट था, अब कितना था? 17%। तो कोई मसला नहीं, मैं तो कहता हूँ पूरे पेपर में 50। एक ना एक देखो छक्के वाली बॉल होती है, अच्छे से अच्छा बॉलर भी ना एक ना एक लूज बॉल कराता है। सही है। इस अटेम्प्ट में तो बच्चा यही तो शिकायत कर रहा है। मुझे कुछ बच्चों के मैसेज आया कि सर ये आईकेएफ को बोलें कि भाई जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखो 4 टॉपिक्स के ऊपर तो सवाल पक्के देता ही देता है। IFRS 15, IFRS 9, कंसोलिडेशन स्पेशलाइज्ड। तो बच्चे ने कहा सर इसको ये बोलें कि भाई अगर बाकी को निकाल दे सिलेबस से, जब पूछने ही है तो 70 नंबर तकरीबन इसने इसके ऊपर बनाए, बाकी फिर चेंजेस इन इक्विटी पे और उस पर घुस गया, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी के ऊपर घुस गया वो। तो इस दफ़ा आप ये समझें कि तकरीबन कंसोलिडेशन 35 नंबर का आया है। सही है सर। तो एग्जामिनर बच्चा यही कह रहा है। ऑनलाइन वाले बच्चों किसी का कोई सवाल इस पे नहीं है? लर्निंग आउटकम लिखाऊं? लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चन, लर्निंग आउटकम नंबर 1, खुदारा यूज, प्लीज यूज पासिंग मार्क्स अप्रोच, प्लीज यूज पासिंग मार्क्स अप्रोच लिख लो ताकि तुम्हें याद हो। इस सवाल में भी सर, इस सवाल में भी आपके पास 10 नंबर थे, पहला पार्ट और इसका पार्ट जो 2 का जो था शुरू का पहला स्टेप। प्लीज यूज पासिंग मार्क्स अप्रोच, ये लर्निंग आउटकम नंबर 1 है। लर्निंग आउटकम नंबर 2, if corporate assets does not give benefit to all CGUs, does not give benefit to all CGUs, then allocate it, then allocate it only to CGUs driving benefit, CGUs driving benefit from it. Learning outcome number 2, if learning outcome number 3, learning outcome number 3, if life of CGU is more than life, if life of all CGUs, if life of all CGUs is more than corporate asset, is more than corporate assets, is more than corporate asset, then allocate corporate asset, then allocate corporate asset on the basis of carrying amount, on the basis of carrying amount, and not on weighted average carrying amount. Learning outcome number 4, if corporate asset is not allocable, and giving benefit to certain CGUs only, and giving benefit to certain CGUs only, then test for impairment,
CGU's driving benefit, CGU's driving benefit and corporate asset, and corporate asset सेपरेटली और आप उसके आगे, इसके आगे लिख लें राउंड टू, इसके आगे क्या लिख लें, राउंड टू। बढ़ो आगे सर। अब इसका आखिरी पार्ट का आंसर आप लोग बताएं, आखिरी पार्ट है क्या? चले ये पढ़ते हैं ना सर, मेरा बच्चा आखिरी पार्ट देखें। अब आपको पता चल रहा होगा एग्जामिनर मियाँ क्या 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 कैसे है ना। अब ये समझा, मुझे बताओ दोनों में डिफरेंट क्यों है? इसने हमें बताया कि हर एसिड की मुझे बताओ, तो असल में इसकी जो हमने स्टेप 3 किया ना, इसकी रिक्वायरमेंट वो है। नहीं, जो आपने हाँ, अगर आपने कॉर्पोरेट एसिड लिख के दोनों में एक साथ मार दिया ऐसा, एग्जामिनर सलाम कहेगा, बोलेगा स्मार्ट हो लेकिन मार्क्स पूरे नहीं देगा, लेकिन जुगाड़ू हो। सर बच्चे का सवाल सुना, अच्छा सवाल है सर, एक बच्चे का सवाल है सर, मैंने एक स्मार्ट काम किया, नहीं मैं झंझटों में पढ़ाई नहीं। उसने कहा मैं यहाँ पर, इसकी बात कर रहे काजी, इसने कहा यहाँ पर, मैंने कहा यार प्रोडक्ट डेवलपमेंट को तो मैंने अलग कर लिया था, मैंने इन दोनों को पकड़ा, 99 लिखा, मैंने कहा बाकी 3 तो इम्पेयर हो नहीं सकते, सारी इम्पेयरमेंट मार दी उस पर। सही, मतलब इन दोनों को मैंने 40 की इम्पेयरमेंट अलग अलग शो ना कि मैंने 15 + 84 लिखा, सारी मार दी। तो क्या एग्जामिनर मार्क्स काटेगा? काटेगा। क्यों काटेगा सर? क्योंकि एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट है कि मुझे बताओ सीजी और कॉर्पोरेट एसिड का अलग अलग क्या होगा। ये कॉर्पोरेट एसिड मतलब है कि जितने कॉर्पोरेट एसिड है उन सबकी मुझे अलग से कैरिंग अमाउंट चाहिए। सर अब एग्जामिनर का पार्ट 3 में रिक्वायरमेंट क्या है? पार्ट 3 में एग्जामिनर भैया कह रहे हैं कि वजह बताओ कि दोनों केसेस में इंपेयरमेंट का अमाउंट डिफरेंट क्यों है। अब हमने कहा सर आए दूसरे केस में टोटल इंपेयरमेंट कितनी हुई? सेकंड केस में अभी करवाए 5 पहले राउंड में हुई, +11 +50, और फर्स्ट केस में कितनी हुई? फर्स्ट केस में कितनी इंपेयरमेंट हुई? तो हमने कहा भैया ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है बताओ। तो वाह भाई, वाह भाई वाह, रिक्वायरमेंट डिफरेंट है तो आंसर डिफरेंट आएगा। वाह, क्यों आएगा? सर हमने कहा सेकंड केस में सीजीयू लेवल पे फेयर वैल्यू की लिमिटेशंस अप्लाई होना शुरू हो गई। सेकंड केस में क्या हुआ सर? सीजीयू लेवल पे फेयर वैल्यू की लिमिटेशंस अप्लाई होना। अगर आप देखें पहले केस में आपने लाहौर को इंपेयर किया था, पहले केस में आपने लाहौर को इंपेयर, क्योंकि कॉर्पोरेट एसिड जब उसके साथ एलोकेट हुए ना तो लाहौर की कैरिंग अमाउंट 131 हो गई थी, फिर वो 115 हुआ। दूसरे केस में लाहौर के ऊपर इंपेयरमेंट ही नहीं आई। तो क्यों नहीं आई? क्योंकि हमने कहा फेयर वैल्यू की लिमिटेशंस अप्लाई हुई केस 2 में, क्योंकि कॉर्पोरेट एसिड एलोकेबल नहीं थे, उनको हमें अलग देखना था, सीजीयूज को अलग देखना था। तो इसका आंसर लिख दें कि इन सेकंड केस rule of impairment that carrying amount, rule of impairment फिर इन्वर्टेड कॉमास में लिखें that carrying amount after impairment should not reduce below below recoverable amount
applies comma and CGUs comma के बाद and CGUs which are impaired ब्रैकेट में लिख दो लाहौर and CGUs which are impaired ब्रैकेट में लिख दो लाहौर in case 1 were exempted in case 2 which are impaired in case 1 were exempted in case 2 due to the reasons that corporate assets are not allocable resulting in lower carrying amount due to the reason that corporate assets are not allocable resulting in lower carrying amount। चले सर अब आगे बढ़ता हूं, मुझे बताएं जिंदगी में आपने कभी किसी की मजबूरी का फायदा उठाया है? लोअर कैरिंग अमाउंट ड्यू टू विच कॉर्पोरेट एसेट्स आर नॉट एलोकेबल रिजल्टिंग इन लोअर कैरिंग अमाउंट। जी भाई एक दफा कोई रिपीट कर देगा जो हमने पूरा लिखा है। एक मिनट, इन सेकंड केस रूल ऑफ इम्पेयरमेंट दैट कैरिंग अमाउंट आफ्टर इम्पेयरमेंट should not reduce below its recoverable amount applies comma and CGUs which are impaired bracket में लाहौर in case 1 were exempted in case 2 due to the reason that corporate assets are not allocable resulting in lower carrying amount। चले सर अब मुझे बताएं जिंदगी में आपने कभी किसी की मजबूरी का फायदा उठाया है? और आप किसी ने आपकी मजबूरी का फायदा उठाया है? फर्म तो यही करती है ना, फर्म्स तो आपके साथ आपकी मजबूरी का फायदा तो उठाती है ना सर। फर्म्स ने जिंदगी भर में, अब आपको दो कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, एक तो अभी गारंटी है, दूसरा देखते हैं अगर टाइम हुआ, लेकिन उस दोनों का आप देखें, अब जो अगली चीज़ें हैं ना उनके ऊपर कभी भी सवाल अलग से नहीं आए, लेकिन स्टैंडर्ड में मौजूद है तो हमें करनी है। तो सर जिंदगी में लोग आपकी मजबूरी का फायदा उठाएंगे और उठाते रहेंगे, तो आपने घबराना नहीं है। देखो जिंदगी में लोग दो चीजों का फायदा उठाते हैं, एक तो तुम्हारी मजबूरी का और एक तुम्हारी केयरलेसनेस का। एक तुम्हारी मजबूरी का और एक तुम्हारी केयरलेसनेस का। मैं हमेशा एक बात कहता हूं सर, सिलेबस को खुद से देखें, स्टडी टेक्स्ट इंशाल्लाह मैं इंपेयरमेंट से घुमवाऊंगा तुम लोगों को सारी की सारी ना, तो तुम लोगों को यार अंदाजा होगा कि यार, और सिलेबस को खुद से देखो कि सर ने तो कहीं डंडी नहीं मारी, क्योंकि याद रखो यहां पर मैंने कहा ना कि सर बच्चा इतना एक्टिव नहीं होता, कसम खुदा की बच्चा इतना एक्टिव, बच्चा पता है कब एक्टिव होता है? आखिरी के दो महीनों में, जब वो तैयारी करता है ना तो वो एक्टिव होता है। अभी आप जितने भी फिजिकल, मैं गारंटी से देख रहा हूँ कि मुश्किल से 3-4 बच्चे फिजिकल आएंगे सीजन में, जून 30 गुजरने दें, उसके बाद नहीं आ सकेगा बच्चा फिजिकल। वजह क्या है? जून 30 के बाद सर बच्चा फर्म आने नहीं देगी, फर्म आने भी देगी तो आपने इतनी लेट सीटिंग्स की होंगी, अब आप बोलेंगे अब यार कौन जाके क्लास ले यार, फिर देख लूंगा रिकॉर्डिंग, है ना सर, और आप के साथ सही है सर। तो आपने किसी को अपनी जिंदगी में मजबूरी और केयरलेसनेस का फायदा उठाने नहीं देना। अब मैं आपको एग्जाम्पल से बात समझाऊंगा, एक कॉन्सेप्ट है, एग्जाम्पल से बात समझाऊंगा, समझ में नहीं है फौरन से मेरा बच्चा मुझे कहना है। भाई कोई भी एक मशहूर कॉलेज का नाम बताओ। बीजे? नहीं, कोई कॉमर्स कॉलेज या ए लेवल्स कॉलेज। चलो जी शाह कॉमर्स ले लें। हमने कहा इंटर वाले बच्चे ज़्यादा है ना, अमीर बच्चे तो आते ही नहीं सर। हमने कहा सुनिएगा, शाह कॉमर्स, सब सुनिएगा मेरा बच्चा, शाह कॉमर्स कॉलेज। अब सुनिएगा, आज आप सब ने पैसे जमा किए, सपोज करें, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, और आप शाह कॉमर्स खरीदने चले गए। सही है सर, आप शाह कॉमर्स खरीदने
आपने नदीम शाह साहब को कहे कि सर आपके एसिड्स कितने हैं, नेट एसिड्स कितने, नदीम शाह साहब ने कहा 100 मिलियन के। सपोज करो कितने का उन्होंने 100, आपने कहा नदीम शाह साहब दे दें। नदीम साहब ने बेटा पागल हो, इतना भी तुम्हारे पास इतना, मतलब तुमने सीए की क्लास में कितना बच्चा देखा है वहां पर कभी? आपने कहा अच्छा भाई कितने में बेचेंगे, 100 मिलियन में? उन्होंने कहा भाई, उन्होंने कहा मैं बेचूंगा कितने में, 150 मिलियन में। नदीम शाह साहब आपसे गुडविल कितनी ले रहे हैं, लेकिन ये क्यों ले रहे हैं? आपसे ले रहे हैं 50 मिलियन। सही है सर, यहाँ तक क्लियर है, गुडविल पड़ी हुई ना हम सबने कंसोलिडेशन में। अगला कॉन्सेप्ट जो है सर सुनिएगा, ये देखें, अल्लाह माफ करे, PCHS गर्ल्स कॉलेज। चले सर आ जाए। अब सर सुनिएगा, अब सुनिएगा 50 मिलियन ये आपसे ले रहे हैं। सर साजिद चले जाए, इनको पता है अब नदीम शाह साहब को कि यार साजिद साहब को एक बेनिफिट है, इन बच्चों को नहीं है। साजिद साहब मेरे जितने भी शाह कॉमर्स या कोचिंग जो भी उसके जो बच्चे हैं ना, इनको सीए में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो साजिद साहब की नीड ज़्यादा होगी इन बच्चों के मुकाबले में। साजिद साहब ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे कि भाई शाह कॉमर्स खरीदने में, और ये बच्चे इतने इंटरेस्टेड नहीं हैं। सही है सर। तो शाह साहब को ये बात पता थी, तो ये बच्चे आए तो ये तो बच्चे, ये मतलब क्या खरीद लेंगे, कमाएंगे। अभी इनके पास कोई आगे बिजनेस का रेवेन्यू नहीं है, अभी इनके पास आगे कोई बिजनेस का रेवेन्यू नहीं है। लेकिन केएनएस ने अगर एज एन इंस्टीट्यूट आया तो केएनएस क्या करेगा? केएनएस, हमने कहा सर केएनएस जो है बच्चों को सीए में कन्वर्ट करेगा, तो केएनएस को सिनर्जी का बेनिफिट जा रहा है कि शाह कॉमर्स का बच्चा कहाँ जा रहा है। तो अब आप लोग वो 150 रुपये कह चुके थे शाह साहब, अब आप लोगों को, सर साजिद भी तो स्मार्ट आदमी, इन्होंने ही भेजा था आपको। अब आप लोगों को भेजा किसने था? सर साजिद ने। भाई आप लोगों ने सौदा किया 150 में, लेकिन उसने कहा, शाह साहब ने कहा बेटा जो बंदा साइन करेगा ना एग्रीमेंट, जो असल मालिक होगा उसको लाओ। अब आप सर साजिद के पास चले गए, सर साजिद के पास गए, सर 150 में बात हुई है। सर साजिद गए नदीम शाह साहब के पास, उन्होंने कहा सर 170 में। सर साजिद ने बोला भाई 150 में बात की, बोला वो बच्चों के लिए थी, आपके लिए नहीं है, आपकी मजबूरी का फायदा उठाऊंगा। मुझे पहले लगा था ये लोग हैं, तो मैंने कहा इनकी कोई डायरिंग नीड नहीं होगी कि यार ये खरीदें ही खरीदें। लेकिन मुझे पता है अब आप जो है, आप तेज आदमी हैं, आप इन बच्चों को किस में कन्वर्ट करेंगे? आगे सीए में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि साजिद साहब आपको कितने में बेचूंगा, उनको पता है साजिद साहब 170 में भी खरीदेंगे। इसका मतलब ये है कि सर इसमें अगर गुडविल के मैं 2 हिस्से करूं तो गलत नहीं होगा। 50 मिलियन की गुडविल जो है, 50 मिलियन की गुडविल जो है उसको मैं कहूंगा नॉन सिनर्जेटिक। कौन सी? नॉन सिनर्जेटिक। इसका मतलब है कि कोई इसका सिनर्जी बेनिफिट नहीं है साजिद साहब को, इसका साजिद साहब को कोई सिनर्जी बेनिफिट। लेकिन सर ये जो 20 मिलियन की गुडविल है इसको मैं क्या कहूंगा? सिनर्जेटिक। और सिनर्जेटिक का मतलब क्या है कि ये 20 मिलियन साजिद साहब ने इजाफी इसलिए दिए हैं, वो जो इजाफी बिजनेस सोच रहे हैं ना शाह कॉमर्स के अवाम को सारी को सीए में कन्वर्ट करना। सही है सर, ये इसलिए किया है। ऐसा ही है सर। अब इस हमारी फील्ड में ताबानी साहब इसमें तेज आदमी है, उन्होंने ऑलरेडी ये मॉडल बना के अप्लाई भी कर चुका है। लेकिन सर समझ रहे हैं, नॉन सिनर्जेटिक और सिनर्जेटिक बिजनेस। सही है सर। तो अब हमने कहा इसकी सर एक और एग्जांपल दे दें, ये एग्जांपल क्लियर है, एक और एग्जांपल दे दें। ये बड़ा कॉमन है सप्लायर कस्टमर के दरमियान। सर एक है कंपनी एक्स और कंपनी वाई। कंपनी एक्स जो है रॉ मटेरियल ए बेचती है मार्केट में, किसको बेचती है? मार्केट में। और कंपनी वाई प्रोडक्शन में यूज करती है, यूजेज है किसकी? रॉ मटेरियल ए की। अब अगर कंपनी एक्स के पास कंपनी जी जाएगी ना कि यार तुम मुझे बेच दो, कंपनी जी गई कि भाई तुम मुझे बेच दो, तो कंपनी एक्स बोलेगी कि भैया कंपनी बेच दो, मेरे नेट एसेट सपोज करो अगर 200 मिलियन के थे तो तुम मुझसे ले लो 300 मिलियन में। सही है। तो उसको पता है कि 100 मिलियन क्या है? गुडविल है।
लेकिन अगर कंपनी वाई जाएगी तो कंपनी एक्स को पता है कि यार कंपनी वाई मेरा माल, तो अब इसकी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, मुझे खरीद लेगा तो ये इसकी क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ। अब देखो वो केस अलग था, इजाफी बिजनेस मिल रहा है, यहां पर ये क्या कह रहा है, उसको पता है कंपनी वाई अगर मुझे खरीद रही है तो कंपनी वाई का तो मैं सप्लायर हूं, इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो इसकी नीड ज्यादा है मुझे खरीदने की एज कंपेयर टू कंपनी जी। ऐसा ही है सर। तब हमने कहा सर इसका मतलब यह है कि अगर ये इसको बेच रही है 400 मिलियन में, वो कितना था, तो हमने कहा गुडविल वैसे देखने को तो दुनिया को कितने की आई, लेकिन इसमें से हमने कहा नॉन सिनर्जेटिक कितनी है। और क्या हमें सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया मेरा बच्चा? देखो मैंने कहा केएनएस वाली एग्जांपल समझ में आई कि केएनएस को भी एक नॉन सिनर्जेटिक फायदा है कि अब बच्चों को आगे सीए में धकेल देगा। इसको क्या फायदा है, कंपनी एक्स मार्केट में बेचती है रॉ मटेरियल है, एक आम आदमी जिसका कंपनी रॉ मटेरियल से कोई ताल्लुक नहीं, कंपनी जी ने उसको खरीदा, उसने उसको बेचेगी 300 में। लेकिन अगर कंपनी वाई आई जो कि रॉ मटेरियल ए अपना यूज करती है प्रोडक्शन में, उसकी ठीक ठाक पोर्शन रॉ मटेरियल ए का है, तो कंपनी एक्स उसके लिए अपने रेट बढ़ा देगी। जब उसके लिए अपने रेट बढ़ा देगी 400 मिलियन, तो हमने कहा 200 मिलियन जो इजाफी वो ले रहा है वो क्या है, वो हमने कहा 100 मिलियन जो इजाफी ले रहा है वो सिनर्जेटिक गुडविल है। सही है कि इससे कंपनी वाई को क्यों इसकी नीड ज्यादा होगी कंपनी एक्स की, ताकि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाए, कम हो जाए। उसको पता है यार कंपनी अगर जेड ले लेगी तो कंपनी वाई को कोई खास फायदा नहीं है, लेकिन अगर कंपनी वाई इसको खरीदेगी तो कंपनी वाई को जहां रॉ मटेरियल अपना मैं 100 रुपए में दे रहा था, उसकी कॉस्ट मुझे 40 आती थी, अब इसको भी ये रॉ मटेरियल कितने में पड़ेगा, 40 में। तो इसको फायदा ज्यादा, इसकी नीड ज्यादा है, और नीड की बेस पर क्या करो, पैसे बढ़ा दो, है ना सर, पैसे क्या करो, बढ़ा दो। जैसे एग्जांपल देता हूं प्रैक्टिकल, ये भी हमारे साथ हुई, हमारे घर में फ्रिज था वो खराब हो गया, अब उसका एक पार्ट मिल ही नहीं रहा, पूरा शहर ढूंढ लिया नहीं मिला, उसका एक फैन अब हम मिला ही नहीं। अच्छा उसके मेरे घर में जो है नॉर्मल फ्रिज है, उसका जो 4 डोर वाला फ्रिज है ना, उसका वो फैन अवेलेबल है मार्केट में आराम से 5000 का, वो उसका मिल नहीं रहा। हम गए और जो बेचना होता था उसको भी पता था नहीं मिल रहा, उसने 16000 का फैन दिया। इतना सा फैन कितने का, 16000 का। क्यों भाई, उसको पता था क्या है, मजबूरी। तो यहां पर भी इनको पता है कि क्या है, मजबूरी। आपकी मजबूरी का भी जिंदगी में सर, एक बंदा कह रहा है सिनर्जी होगी मार्केट वैल्यू माइनस कंसीडरेशन पेड। यस सर कह सकते हैं आप, मेरी बात सुनना, मैं सवाल यहां तक है, अगला सवाल आप लोगों से बड़ा इंपॉर्टेंट, सबकी तवज्जो इधर। प्रैक्टिकली डिटरमाइन करेंगे कैसे, वो आपको सवाल में दे देगा, सवाल की हद तक तो है। प्रैक्टिकली हम देखेंगे मार्केट वैल्यू कितनी और कंपनी इसको डिफरेंट वैल्यूएशन मॉडल से असेस करेगी कि इससे हमें सिनर्जी कितने की मिलेगी, प्रॉफिट का कितने का इंक्रीज होगा, इन सब चीज़ें से। वो अभी हमारा सिलेबस नहीं, उसके लिए हम बीएफडी पढ़ेंगे। सही है सर। अब सुनना इधर देख लेना, मुझे एक बात बताओ, नॉर्मल हालात में, अब तुमने सिनर्जेटिक नॉन सिनर्जेटिक तो बता दी, बुक्स में तो 70 मिलियन की गुडविल है, कितने गुडविल है, और तुम एक साथ ही शो कर रहे हो, लेकिन कंपनी को एक्विजिशन के टाइम पे पता था सिनर्जेटिक कितनी है, नॉन सिनर्जेटिक कितनी है। बैलेंस शीट पे एक गुडविल आ रही है, लेकिन पीछे लेजर 2 बने हुए, पीछे लेजर कितने बने हुए, 2 बने हुए। अब मुझे एक बात बताओ, नॉर्मल गुडविल में इंपेयरमेंट आती है, नॉर्मल गुडविल में इंपेयरमेंट आती है, वो कह देता है एट द ईयर एंड गुडविल हैज बीन इंपेयर्ड बाय फलाना मिलियन। तो मेरा सवाल है, तुम इसको इंपेयर करोगे या इसको, नॉन सिनर्जेटिक को, किसको, नॉन सिनर्जेटिक को। सही है सर, अगर नॉर्मल हालात में इंपेयरमेंट आएगी तो किसको इंपेयर करोगे, नॉन सिनर्जेटिक को। अभी भी कॉपी नहीं करो, एक भी कुछ सवाल और है, मैं सब चीजें लिखवाऊंगा, मैं बोर्ड पे लिखवाऊंगा। सर हुकूमत पाकिस्तान आज पाबंदी लगा दे कि शाह कॉमर्स का कोई बच्चा सीए नहीं कर सकता। जिसने एक दफा सीए में एडमिशन ले लिया वो शाह कॉमर्स में एडमिशन ले लिया, वो सीए नहीं कर सकता। सही है सर। तो मुझे बताएं इस, और ये साजिद साहब खरीद चुके हैं, उसके बाद ये पाबंदी लग गई, तो साजिद साहब की कौन सी गुडविल इंपेयर हुई, सिनर्जेटिक गुडविल क्या हो जाएगी, इंपेयर। तो आर वी क्लियर सर, सिनर्जेटिक और नॉन सिनर्जेटिक गुडविल का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो इसको हम बोर्ड पे डायग्राम की सूरत में बना लें, चलें सर।
बाय डिफॉल्ट हमेशा, क्योंकि सर देखिए सिनर्जेटिक गुडविल तो है ही सिनर्जी की जो फ्यूचर बेनिफिट है। नॉर्मल हालात में अगर बिजनेस की वैल्यू कम होगी ना तो वो हमने कहा नॉन सिनर्जेटिक की कम हो रही है। लेकिन अगर सिनर्जी खत्म हो गई, मैंने आपको रेयर केस है कि सिनर्जी क्या हो गई, खत्म हो गई, तो फिर कौन सी गुडविल इंपेयर होगी, सिनर्जेटिक। तो सर सिनर्जेटिक का मतलब क्या होता है, सामने वाले बेचने वाले को पता है कि तुम्हें इसकी कितनी जरूरत है, तो तुम्हारे लिए प्राइस क्या करेगा। तुम्हारे साथ जिंदगी में कभी ऐसा हुआ है, क्या कह रहे हैं, नहीं यार बहुत चेक किया, बहुत मैकेनिकों को बताया, और सब जगह बेटा सब जगह घूम लिया। वो असल में अबे हिटाची जो उनकी कंपनी थी उसने बोल दिया, बोला भाई ये मॉडल जो है ना, इस मॉडल की चीज़ें अभी है ही नहीं अवेलेबल, फिर वो मंगवाना पड़ता है दुबई से, उसमें डर। सर जिंदगी में लोगों ने आपकी मजबूरी का फायदा उठाया है। भाई यार ये मैंने क्या कर दिया, लाइनें क्यों खींचती। गुडविल, कर लें थोड़ी देर में और। तो सर सुनिएगा, जी बेटा गुडविल वैसे तो अब हम हमेशा सिनर्जेटिक को आप कह सकते हैं इनफाइनाइट टाइम्स तक कर सकते हैं, जब तक हमें लगता है सिनर्जी है। सही है सर। इफ नो मोर, सॉरी इफ नो मोर, अब इफ नो मोर आएगा इफ। चलो अब एक प्रैक्टिकल केस दो तुम लोगों को सोचने के लिए, फिर क्लास ऑफ करते हैं। मैंने सोचा यार मुझसे वैसे ही मेरा एक दोस्त है माशाल्लाह अभी फूड पांडा में डायरेक्टर है। 50, पहले 72 देते थे, 50 अब सुनना। अब उनको एक मसला है, अब आप सुनिएगा। मैंने सोचा है कि यार आप लोग माशाल्लाह क्योंकि जीते होते हैं फर्म के, अपन इसको फिर देखेंगे क्या करेंगे। कभी देखो मुझसे ना माशाल्लाह दोस्त कहीं ना कहीं मशवरे लेते हैं कि यार उनको लगता है कि यार ये अगर पढ़ाता है, वो मसला पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला ये है कि फ्री एडवाइजरी देते हैं। बोलता हूँ बेटा बिल भेजूंगा, बोलते नहीं। सही है, बोलना फिर काम दो, काम भी नहीं देंगे यार वो बिग फोर से करा दें, तो फिर मतलब अपना ले एडवाइस भी उसी। लेकिन खैर मोहब्बत में दोस्तों को देना पड़ता है ना सर। सही है, मजबूरी का फायदा, मेरी मजबूरी का फायदा उठा दें। सही है, अब दोस्ती है। अब उसने मुझसे एक यार अब उनका, अब देखो वैसे उससे डिस्कशन ही, अब मैं सिर्फ ये क्लास का काम खत्म, वैसे ही आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए केस ला रहा हूँ। उसने कहा यार हमें एक इंटरनल कंट्रोल का बड़ा मसला है। मैंने कहा क्या। उसने कहा देख यार जो है ना अब राइडर्स बड़े डैश है। मैंने क्यों क्या हुआ। उसने कहा राइडर्स यार अब गेम क्या हो रहा है, अब सुन रहा हूँ राइडर्स भी, और आपको पता है फूड पांडा रेस्टोरेंट वालों से कितना चार्ज करती है, 30%। कितना चार्ज करती है, 30%। अब सुनना, आप एक रेस्टोरेंट के मालिक हैं, आपने अगर सेल्स किए थ्रू फूड पांडा कितने की, 100 रुपए की। सही है,
उससे फूड पांडा को कितना जाएगा? 30 रुपए। और रेस्टोरेंट को कितना जाएगा? 70। ऐसा ही आप सुनना सुनना, गेम क्या सुनना सर। फूड पांडा लेट सपोज करें अपने का अपने डिलीवरी बॉय को, मतलब वैसे तो सेल ज्यादा गई थी, बट हमने कहा इस 30 में से कितना देता है? 5। वैसे तो अगर हमने कहा 50 देता है, लेकिन वो अमाउंट भी ज्यादा होता है, सही है। तो फूड पांडा की जेब में नेट कितना जा रहा है? नेट जा रहा है 25 का। नेट कितने का जा रहा है? 25 का। यहां तक हंसी खुशी काम हो रहा था। रेस्टोरेंट वालों को लगने लगा था बुरा। क्या हुआ था? बुरा लगने लगा था। उन्होंने राइडर्स को पकड़ा, बोला तू एक काम ये कर, घरों पे देने जाता है ना डिलीवरी, उनको अपना नंबर दे, उनको बोले आइंदा जब भी इस रेस्टोरेंट से मंगवाना हो ना, मुझे फोन करना डायरेक्ट, फूड पांडा को कटा दो। सही है, ये बहुत शुरू हो चुका है अभी। सही है। तो अब उन्होंने बोला कि भैया तू घरों पे जा, घर वालों को अपना नंबर दे के राइडर को कहा, और फूड पांडा को क्या कर ले? कटा दे। बोला देख इससे फायदा तेरा भी और हमारा भी है। कैसा? बोला देख भाई तुझे जितना फूड पांडा देता है, सपोज करो हमने कहा 5 रुपए डिलीवरी चार्जेस देता है, तो वो भी दे, और हम तुझे, क्योंकि अब हमारा तो 30 रुपया बच जाएगा फूड पांडा गया तो, हम तुझे कितने दे देंगे? 10 रुपए। तो इसको भी मजे। इसने कहा मेरा ये 70 से कितना हो जाएगा? 90। कस्टमर से तू बोल दे इतनी डिलीवरी चार्ज करेगा जितना फूड पांडा, या उससे थोड़ी ज्यादा भी कर दे, बोल खाना गरम गरम ला के दूंगा, बोले चल उतनी भी चार्ज कर देगा ना तो कस्टमर से तेरा जो भी वहां का डिफरेंस होगा उससे ज्यादा मैं तुझे पे करूंगा। तब उसने कहा राइडर के भी मजे, जहां उसको 5 मिलते थे कितने मिल रहे हैं, और इसको कितने मिल रहे हैं। और फूड पांडा को लग रहा है कि ये नुकसान का सौदा है। सही है। फूड पांडा कह रहा है कि लोग अब हमें राइडर क्या करने लगे? कटाने लगे, है ना। उन्होंने, वो जाते हैं एक दफ़ा फूड पांडा से गए, और ये नाजमाबाद में तो बहुत हो रहा है। सही है। मेरे खुद अपने कज़न ने कंफर्म किया, हाँ यार ऐसा सीन हो रहा है कि अब आपने, अब तो आप बड़े हो गए प्रोफेशनल, अब आपने एज एन ऑडिटर सोचना है कि आप इसके लिए क्या कंट्रोल लेकर आएंगे। फूड पांडा किस तरीके से ये रेवेन्यू लीकेज अपनी इंश्योर करे, है ना सर। अब बड़े हुए ना, तो अब ज़रा सोचिएगा इसके ऊपर। मैं भी सोच रहा हूँ। हाँ, मैंने कहा क्योंकि हो सकता है, मैंने कहा यार मैंने उसको कहा 2-3 बातें तो ऐसे मैंने बता दी कि ये काम कर लो। सही है। उसने 2-3 बातें तो उसको बता दी कि तुम ये काम कर लो, एनालिटिक्स बनाओ, ये करो, फलानी चीज़ें चेक करो। ये सारे बड़े डैश होते हैं उस टाइम पे लोग। अब मसला है ना, सुनो सर, एक सवाल ये है कि डिस्काउंट वाउचर इशू करना, ऑनलाइन वाले बच्चे कुछ कह रहे हैं कि इस बारे में वो मजे ले रहे हैं। मसला वही ना। अब ये सीन तो सुनो। अब राइडर भी, तो राइडर ने जाके उसको नंबर दे दिया कि इस पूरे नाजमाबाद में, इस पट्टी में जो रेस्टोरेंट से चाहिए ना, मुझे डायरेक्ट फ़ोन करना। राइडर के लिए ज़िंदगी आसान है। उस टाइम पे अपनी ऐप क्या की, बंद की। तो मैंने कहा आप ये देखो किस राइडर का पहले कितना टाइम था, अब कितना टाइम उसका ऑनलाइन आपके उसमें आ रहा है। सही है। उस बेसिस पर इनको आपके पास तो डेटा बहुत है। तो सर अब ये डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन आप भी सोचिएगा सर इसके ऊपर। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। अभी हम करेंगे इसको अगली क्लास में, आप जरा सोचिएगा। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। सही है सर। और हम कब मिलेंगे? हम मिलेंगे वेडनेसडे को। अपना ख्याल रखिएगा, लेकिन सर अच्छे से इसको रिवाइज कीजिएगा। 3-4 सवाल करेंगे। एक छोटा मोटा सवाल हो सकता है आपका क्विज के तौर पे, मैं इंशाल्लाह ले लूँ। सही है। और फिर इंशाल्लाह हम मिलेंगे फिर कब? बुध को। और फिर हफ्ते से नया टॉपिक IFRS 9 इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।